गड़बड़ ये होगी हम आम आदमी के पास कि जब वो चीज़ों को रिजेक्ट करता है तो साइंस का यूज कर लेने लगता है। साइंस अभी इवॉल्व कहाँ हुई है? 0.0001% भी साइंस अभी नहीं आई है। मैं तो उस दिन बड़ा रोया था कि मेरा सिलेक्शन वहाँ नहीं हुआ, अच्छा ही हुआ वहाँ नहीं हुआ, आज मैं इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ लाइक दिस। अरे यार उस दिन मैं बड़ा रोया था कि पिताजी मुझे वो कार नहीं मिली, तो उसका तो आगे चल के एक्सीडेंट हो गया था। और आपको अचानक एक नई इन्फॉर्मेशन मिलती है यूनिवर्सल, इससे हम क्लेयरवोयंस कहते हैं। ऐसा लग रहा है कि यार मुझे कुछ बढ़िया नहीं लग रहा, यार मुझे ऐसा लग रहा है कुछ हो रहा है, यार यहाँ कुछ है गड़बड़। और अचानक कोई आपको मैसेज देता है, यार आपके घर में आपके दोस्त को ये हो गया, और आप कहते हैं यार मुझे सुबह से लग रहा था। जब भी आप दवाई खाएं तो ये मत कहें कि मैं बीमारी के लिए दवाई खा रहा हूँ, यह आपका उल्टा कर दिया आपने। आप हमेशा कहें मैं स्वस्थ होने के लिए इस मेडिसिन को खा रहा हूँ एंड आई ब्लेस इट, करके देखिएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह टेलीकिनेसिस की भाषा कभी भी पढ़ लीजिएगा, किताबें अवेलेबल हैं। कई बार लोग कहते हैं मैं अपने गोल को पूरा कर रहा हूँ, नहीं, ये आप कभी गोल को पूरा नहीं करते, गोल आपको अपनी तरफ खींच लेता है। इस सेंटेंस को लिख लेना। So, I welcome you all in this amazing podcast episode series with राम वर्मा सर। आज हमारे बीच गेस्ट के कुर्सी पे फिर से वही शख्सियत मौजूद हैं जिनका आप सभी को इंतज़ार रहता है, जिनको आप लोग इंटरनेट पर सुनते हैं और उनको खूब सारा प्यार देते हैं, ढेर सारा प्यार देते हैं। तो आज जब हम 2025 की शुरुआत कैसे करें, आप सभी ने वो पॉडकास्ट देखा और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपका उस पॉडकास्ट पे आया। इसी के साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट, क्योंकि हम सभी लाइफ में एक एम ज़रूर लेकर चलते हैं, वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का, या फाइनेंशियल सर्टेन एक लिमिट तक पहुंचने का एक एम रखते हैं कि हमको यहाँ तक पहुंचना है, इतना पैसा कमाना है या इतना वेल्थ इकट्ठा करना है, लेकिन हम सब उसमें सक्सेस नहीं कर पाते। हमारे लाइफ में एक ये किताब हमारे बीच बहुत ज़्यादा मशहूर है, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, जिसके राइटर हैं वॉलेस डी वॉटल्स। ये किताब मुझे लगता है कि भारतीय घरों में लगभग हर दूसरे घर में ये किताब हमको मिल जाएगी और ये बहुत ज़्यादा प्रख्यात है। और इसके कॉन्सेप्ट्स की बात इंडिया में बात करें या इंटरनेशनली बात करें, बहुत ज़्यादा फेमस है। आज इसी किताब के ऊपर बातचीत करेंगे और बहुत ज़्यादा गहरे तरीके से बातचीत करेंगे, एक एक पॉइंट्स को बहुत बारीकी से राम सर के एक्सपीरियंस के साथ समझेंगे। तो इन सारे टॉपिक्स पर बात करने के लिए आपके साथ मैं दोबारा स्वागत करता हूं। राम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस एपिसोड में और बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोबारा से हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू आशुतोष, थैंक यू वेरी मच। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? एकदम शानदार सर, आपकी एनर्जी ऐसी है। लास्ट पॉडकास्ट में हमने बात किया था, आपने वाइब्रेशंस के बारे में बताया था, आपकी वाइब्रेशन ही ऐसी है ना। वो आपने 5 फीट वाली जो बात बोली, तो जैसे दरवाज़ा खुलता है और आप सामने दिखते हो तो वो एक अलग जोन में चले जाते हैं। आपको देखते ही मतलब मज़ा आ जाता है। इवन कैमरे पे भी जब आपको पहले देखता था, वो अल्टीमेट होता है। इवन इतनी दूर आप हैं, वो वर्चुअली देख रहे हैं लोग आपको, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक बहुत अच्छा एहसास आ जाता है, अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करने लगता है। सर, ये किताब, इस किताब में एक लाइन लिखी हुई है कि एवरीवन हैज़ राइट टू गेट रिच। सभी को अमीर होने का मतलब आप समझ जाइए इस चीज़ का कि हम लोगों की भावनाओं से कितनी जुड़ी हुई है चीज़, जहाँ पे हम ये एक बार सोच रहे हैं कि हम शायद अमीर नहीं बन पाएंगे। जो आम, अगर मैं भारतीयों की बात करूं या भारतीय मानसिकता या नॉर्मल भी जो इंसान सोचता है कि क्या हम अमीर बन सकते हैं, अपने आप को ही वो क्वेश्चन करता है, वहाँ पर एक किताब आती है और वो किताब कह देती है कि सभी को अमीर होने का अधिकार है। ये बात कहाँ तक सच है सर? देखिए आशुतोष, जब इस किताब की बात कर रहे हैं और हमारी बात हुई थी कि हम किस किताब को 2025 में अपने दर्शकों तक ले जाएं कि इमीडिएटली उनके मानस पटल पर एक या मेंटल स्क्रीन पर एक नई इमेज बननी शुरू हो जाए, तो मैंने बहुत सारी किताबें, चूँकि आप जानते हैं मैं 700-800 किताबें पढ़ चुका हूँ। ये वो किताब है जिसको मैंने करीब 50 से 60 बार पढ़ा हुआ है। ऐसी कई किताबें भी हैं जो 100 से ज़्यादा बार पढ़ी हैं, पर ये किताब है जो मैंने करीब 50 टाइम्स पढ़ी है और इसके नोट्स बनाए हैं और मैं इसके ऊपर बोला भी हूँ। और इसकी मैंने एक बार सीरीज़ भी बनाई थी ड्यूरिंग कोविड, जहाँ पर मैंने पूरे के पूरे 16-17 दिन तक इस किताब के टॉपिक्स को लिया था। पहला टॉपिक है कि एवरीबडी हैज़ अ राइट टू बी रिच। हम सबके पास एक अधिकार है रिच होने का। ये बिल्कुल बात सही है, और ये अधिकार ही नहीं है बल्कि ये हमारे लिए एक तरह से नीड भी है और हमारी एक तरह से वांट भी है। ये हैव टू में भी है और आई वांट टू में भी है। अब आप 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं जी। आप बगैर पैसे के अच्छे स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, अच्छे ट्रेवल नहीं कर सकते, अच्छे खाने को नहीं खरीद सकते, अच्छी मेडिसिन को या अच्छे हेल्थ को नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि अब से 100 साल पहले उतने पैसे की आवश्यकता नहीं थी, उस समय हम यूटिलिटेरियन वर्ल्ड में जीते थे। यूटिलिटेरियन का मतलब है उपयोगितावाद, जितने की जरूरत पड़ रही है उतना काम चल जाएगा।
अब से 50 साल पहले जब मुझे साइकिल की जरूरत थी तो मेरे फादर ने छोटी सी एक साइकिल ला के पुरानी सी देती कि प्रधान जी के यहाँ से साइकिल आई है, ये 25 रुपए की आई थी उस टाइम, इसको तुम्हें ठीक कर रखना है और बस यही मिलेगी, जिस दिन खराब होगी तो उस दिन तुम पैदल जाओगे स्कूल में। गॉट माई पॉइंट। तो मेरा कहने का मतलब है, लेकिन आज का समय बदल चुका है, तो आज के परिवेश में हम सबका ये अधिकार है कि हम रिच बने। और कमाल की बात है, ये अधिकार इसलिए लिखा है इन्होंने क्योंकि इसके बहुत आसान तरीके हैं इस किताब के अनुसार, जिसमें वो ये राइटर जो है बात करता है एक ऐसी एनर्जी की जिसको हम मिरेकल सब्सटेंस या चमत्कारी पदार्थ कहते हैं, और वो पदार्थ बेसिकली हमारे साथ कनेक्टेड है और हाँ वह पदार्थ इस यूनिवर्स में है। इसलिए इन्होंने कहा कि ये आपका राइट है कि ये यूनिवर्स का ये जो पदार्थ है ये आपके पास आया हुआ है और कह रहा है यार दरवाजा खोलो, तुम्हें कुछ नहीं करना है। यहीं पर बहुत सारे लोगों को इसी समय एक डाउट आ जाएगा, यार हमने तो ऐसा नहीं सुना। भाई तुमने नहीं सुना तो एवरीथिंग हैपन्स फॉर द फर्स्ट टाइम। हर एक चीज पहली बार घटती है। मैंने भी यही बचपन से सुना था कि पैसा सिर्फ और संघर्षों से आएगा, मिजरेबल रहना पड़ेगा। अगर आप बहुत बड़े इंजीनियर, डॉक्टर या चार्टेड अकाउंटेंट नहीं है तो आपके पास पैसा नहीं आएगा, ठीक है ना। या फिर आपने ये नौकरी नहीं करी, ये नहीं करा, तो आप ऐसे नहीं होंगे। लेकिन जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो इस किताब में एक वर्ड दिया था उन्होंने, उसका नाम था मोनिज्म। इन्होंने कहा कि ये मोनिस्टिक थ्योरी है और ये 200 सालों से लोगों को प्रैक्टिस कराई जा रही है पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में। सही बात तो यह है कि जो एक किताब बड़ी पॉपुलर हुई है इंडिया में, जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, जिसको सीक्रेट कहते हैं, वह मोनिस्टिक थ्योरी का ही स्वरूप है, जो का त्यों। ठीक है ना। लेकिन इस आदमी ने ये लिखा है कि ये जो मोनिस्टिक थ्योरी है ये 3000 सालों से भारतीय दर्शन में पढ़ाई जा रही है और ये हमने हिंदुस्तान यानी कि भारत से लिया, भारत से सीखा है हमने, ये भारत से लिया गया। ये इन्होंने लिखा इसी किताब में, कभी भी पढ़ लीजिएगा। जैसे ही आप पढ़ेंगे इसको, अभी तो मैंने आपको रिकमेंड की है, आप लेकर आए हैं, लेकिन जैसे ही पहले या दूसरे पेज पर या इंट्रोडक्शन में इन्होंने कहा कि वी आर टॉकिंग अबाउट मोनिस्टिक थ्योरी एंड ये हमने भारत से लिया है। यानी कि हम जिन चीजों के पीछे भागकर दीवाने हो रहे हैं, और मुझे कई बार लोग कहते हैं सर मैंने वो किताब पढ़ी है जिसका मैंने नाम लिया और मुझमें ये लिखा है, और मैं कहता हूं बस यही है, जो तुम पढ़कर आए हो वो यहाँ की नकल है, वह उसका 0.0001% भी नहीं है। आप अपने अद्वैत सिद्धांत को पढ़िए। तो जो राइट लिखा गया वो इसलिए लिखा गया है कि इस यूनिवर्स में एक ब्रह्म प्रोडक्ट है जो क्रिएट करने के लिए किसी भी चीज को बना है, एक ब्रह्म तत्व है, ये वो ब्रह्म तत्व है, ठीक है ना। वो उसकी कुछ एक 5-6 क्वालिटी मैं बता देता हूं। उन क्वालिटीज को मैं अपने फ्री वर्कशॉप में भी बताता हूं जी, जिसका लिंक हम दे देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अवेकन द मिरेकल ऑफ गॉड ऑफ मिरेकल्स, यानी कि कैसे चमत्कारों के देवता को जागृत करें। ये मेरी वर्कशॉप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 2 घंटे की। उसमें मैं इसी मिरेकल प्रोडक्ट के बारे में बताता हूं जो मैंने अद्वैत सिद्धांत से सीखा है या मोनिस्टिक थ्योरी से, जहां से मुझे ज्ञान हुआ है जी, ठीक है ना। तो उसमें पहली चीज लिखी है कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा तत्व है, एक ऐसी एनर्जी है जो इनविजिबल है, जो अदृश्य है। नंबर 2, यह अदृश्य एनर्जी हमेशा यहां पर एक्सपेंड हो रही है। तीसरा, ये हर एक चीज का रॉ मटेरियल है, यानी कि ये जो माइक है मेरे सामने, ये जो कपड़े मैंने पहने हैं, ये जो दीवारें बनी हुई हैं, ये जो चेयर बनी हुई है, ये यहाँ पर सब रॉ मटेरियल था। ये वही एनर्जी थी सबसे पहले। उसके बाद वो किसी तत्व में कन्वर्ट हुई जिसको हम एलिमेंट ऑफ द साइंस कहते हैं, ठीक है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री के, और फिर वो लोगों ने निकाली और कुर्सी बना ली। यानी कि जो भी चीज आप यहाँ पर देख रहे हैं वह मात्र जो चीजें हैं, मटेरियल है, वो सिर्फ और सिर्फ एक रॉ मटेरियल था पहले। इससे पहले कि किसी ने इसको सोचा, उसे खान में से निकाला, वो मात्र एक रॉ मटेरियल था सबसे पहले। ठीक है। जब हम यहाँ नहीं होंगे तो हम भी एक तरह से मिट्टी में मिल जाते हैं ना जी। तो अभी हम पूरी तरह से एक मानव हैं, एक समय के बाद नहीं रहेंगे। जो तीसरा, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी क्वालिटी वो ये है कि ये इसके अपने एक थॉट है, इसके पास अपनी एक साइंस है। फॉर एग्जाम्पल, नीम का पेड़ कड़वा ही होगा जब तक कि आप बदलाव न करें, ठीक है ना। जब एक बच्चा कंसीव होता है मदर की वोम में, सिर्फ 2 स्पर्म है वहां पर। हड्डियां कहां से आ रही हैं, चमड़ी कहां से आ रही है, बाल कहां से बन रहे हैं, फिर वो बड़ा हो रहा है तो वो कैसे बड़ा हो रहा है, एक थॉट उसके अंदर चल रहा है, प्रोपोर्शन कितना चल रहा है, ठीक है ना। जब तक कि हम उसके जेनेटिक लेवल पर बदलाव न करें तो एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में चल रहा है। कितने दिन वो जिएगा, सब कुछ एक तरह से ऐसा लग रहा है कि तय हो रहा है। उसके जेनेटिक लेवल पर कोई इंस्क्रिप्शन पड़ा हुआ है। एक पेड़ है, एक एनिमल है, वो बिल्कुल आप देखेंगे कि वही साइकिल उसका चल रहा है। यानी कि
इस यूनिवर्स में जिसका ये हर चीज का रॉ मटेरियल है, इसके पास एक थॉट हर चीज के लिए, लेकिन इसमें एक चीज लिखी हुई है, इंफॉर्मेशन है कुछ ना कुछ। इसमें यह लिखा हुआ है कि ये हमारे थॉट के साथ पूरी तरह से अलाइंड है, एक रूपता में है और हमारे थॉट को ये सुनता है। इसका मतलब ये है, और ये हमारे थॉट को सुनकर जो भी आप चीज चाहते हैं उसमें ये कन्वर्ट होने के लिए तैयार है। यह अपना रॉ मटेरियल उस वस्तु में बदलने के लिए तैयार है, अपने रॉ मटेरियल को, बशर्ते कि आप सोच लें। ठीक है ना। तो यहां पर एक सवाल आता है इस किताब में, पहली चैप्टर में, कि फिर तो ये होगा कि अगर मैं कह रहा हूं कि अभी मुझे एक कार चाहिए तो कार तैयार हो जाएगी। तो यहां पर डॉक्टर राइटर लिखता है कि अभी हमारा माइंड हो सकता है कि इतना इवॉल्व ना हुआ हो, लेकिन हो सकता है कि मिलियंस ईयर्स के बाद में हमारा माइंड ऐसे इवॉल्व हो जाए, इस तरह से प्रोग्रेस करने लगे कि हम जिस चीज़ को सोचें वह सचमुच में तैयार हो जाए। और ऐसे रेफरेंस हमें हमारे पुराणों में मिलते हैं, जहाँ पर किसी चीज़ को उन्होंने कामना की और वो प्रकट हो गई, देवी देवता प्रकट हो गए, ऐसी आती है। लेकिन इन्होंने लिखा है कि हो सकता है कि मिलियन ईयर्स के बाद में हम अपने माइंड को इतना इवॉल्व कर लें, इतना प्रोग्रेसिव बना ले कि हम जिस चीज़ को, जिस कार को मांग रहे हैं वो तैयारी हो जाए। लेकिन इन्होंने यहां पर यह कहा है आशुतोष कि जैसे ही आप इस कार को एक विशेष प्रकार की इंटेंसिटी और इंटेंशन के साथ अपने माइंड में देखना शुरू कर देते हैं, तो यह थॉट इस यूनिवर्स के पास जाता है और यह यूनिवर्स कुछ इस तरह से करता है कि अचानक कोई आदमी किसी कार की फैक्ट्री को लगा रहा होता है, वहां पर कोई आदमी कार बना रहा होता है, अचानक ऐसा कुछ होता है कि आपके पास जितना कार के लिए पैसा चाहिए वो पैसा आने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी, तनख्वाह या कोई डील आपको मिल जाती है। और एक समय आता है अचानक आपको एक इंफॉर्मेशन मिलती है, अरे एक कार बिक रही है, एक विज्ञापन आया, ये तो वही कार है जो मुझे जरूरत थी, यानी कि ये कार आप तक आ गई है। इसे ही तो मैनिफेस्टेशन कहते हैं। उन्होंने ये कहा है कि हर एक आदमी के पास ये राइट है कि आप अगर इस दुनिया में आए हैं तो आपके पास ये अधिकार है कि आप इस मिरेकल प्रोडक्ट का यूज करते हुए जिनकी शक्तियां आपके पास हैं, टेलीपैथी जैसी, उनको द्वारा आप इस रॉ मटेरियल को मटेरियल में बदल सकते हैं और ये सारी संभावनाएं आपके पास है। अगर इसको हम थोड़ा सा और भी आगे देखें, एक पॉडकास्ट में हमने बात भी करी थी, आपने अभी बताया जैसे माइंड से हम कुछ सोचें और वो चीज़ें सामने आ जाए, यानी कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू आवर सेंसेस, थ्रू आवर माइंड हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जैसे आपने टेलीपैथी की बात की, इस तरीके की कुछ और भी टर्म्स है, टेलीकिनेसिस जैसे मैं सुनता हूँ वो टर्म, और इसके अलावा भी 2-4 टर्म्स और हैं जिनको मुझे शायद नाम नहीं याद है, आपको याद होंगे। हाँ। ये टर्म्स क्या सर इससे कनेक्टेड है किसी भी तरीके से? पूरी तरह से। मैं आपको बताऊं, जब आप पहली किताब पढ़ते हैं ना सक्सेस की, उसका नाम है लॉ ऑफ सक्सेस, अ वेरी पॉपुलर बुक, नेपोलियन हिल की, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि अगर आप किसी गोल को पूरा करना चाहते हैं, पहले चैप्टर में लिखा है, उनके 16 चैप्टर है, पहला चैप्टर है मास्टर माइंड इफेक्ट। कमाल की बात है, हर आदमी इसको पढ़ता है लेकिन इस सेंटेंस को भूल जाता है। उसमें लिखा है कि जब भी आप अपने लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं तो उन लक्ष्यों को बार बार देखें, जिसको हम डेफिनिट एम कहते हैं। डेफिनिट चीफ एम का टॉपिक भी है तीसरा, कि डेफिनिट चीफ एम बनाएं और उसे रोजाना देखें और उसको एक इंटेंसिटी के साथ देखें, और फिर आप एक अपने मैसेज को यूनिवर्स में छोड़ना शुरू करें। और इस यूनिवर्स में एक मिरेकल प्रोडक्ट है, उन्होंने इसका नाम ईथर रखा हुआ है, ईथर, और इसके द्वारा आप उन लोगों तक, उन अपॉर्चुनिटी तक अपने मैसेज को पहुंचा देते हैं जहां पर आपके ये गोल्स पूरा करने के लिए लोग अवेलेबल हैं, भले ही वो इस दुनिया के दूसरे पार्ट पर क्यों ना हो। अच्छा, एक बात बताइए, कई बार आपने कम्युनिकेशन की बात करते हैं, आपको लगता नहीं कि कई बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी को याद किया, आप फोन उठाने के चले थे कि पता चला उसके फोन बजने लगा, ये हुआ ना? यस। या उसका फोन मैसेज आया हुआ है, बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। तो और कमाल की बात है कि जितने भी लोग देख रहे हैं सबके साथ हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक साइंस है। आपको पता है कि आप जब पैदा होते हैं सिर्फ और सिर्फ मानसिक संवाद आपका सबसे बेस्ट संवाद होता है। इस मानसिक संवाद को हम टेलीपैथी कहते हैं और ये साइंस है। अब आप कहेंगे सर साइंस में तो नहीं हुआ ये। गड़बड़ ये होगी हम आम आदमी के पास कि जब वो चीज़ों को रिजेक्ट करता है तो साइंस का यूज करने लगता है। साइंस अभी इवॉल्व कहाँ हुई है? 0.0001% भी साइंस अभी नहीं आई है। और हर रोज आपने कभी सोचा था कि एक डब्बा आपकी जेब में होगा? आपसे 20 साल पहले, 30 साल पहले सोचा था कि एक डब्बा आपकी जेब में होगा, यू विल बी टॉकिंग टू द डिफरेंट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, दूसरी दुनिया में बात कर लेंगे? नहीं कर रहे हैं ना, नहीं सोचा था ना, हो रहा है ना। यानी कि अब वो भी चीजें हो सकती हैं जो इसके भी परे हों। तो टेलीपैथी बेसिकली
बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसको आपने सबने देखा है। कभी भी आप एक मदर और बेटे के बीच के रिश्ते को देखिएगा, और टेलीपैथी की छोड़ो, टेलीपैथी की जगह अगर आप साइंस की भी बात करते हैं, जो क्वांटम फिजिक्स आई है आशुतोष, उसमें लिखा है नॉन डुअलिटी। नॉन डुअलिटी का मतलब है कि अगर कोई वस्तु, वो एक, अगर किसी वस्तु के दो टुकड़े कर दिए जाएं, यानी कि वो एक टाइम पर एक थी, जैसे माँ और बेटा जी, वो एक ही थे, हाँ, ठीक है ना, पति पत्नी जिससे आप प्यार करते हैं डीपली, पहली बार में जब आता है ना प्यार का जो, तो आप एक हो जाते हैं, ऐसा मोमेंट आता है कि आप एक हो चुके हैं। सवाल बॉडी का नहीं है, यानी कि यू इमीडिएटली शेयर द सेम एनर्जी ऑफ द थॉट, यानी कि ऐसा लगता है ये मैं ही हूं। आप उस आदमी में अपने आप को देखने लगते हैं। उस समय आप देखिएगा, अगर आप वही मैसेज डाल दे वो आपको, कैसे हो, लेकिन अचानक आपको लगेगा नाउ शी इज नॉट ओके या ही इज नॉट ओके। एक माँ बता देती है अपने बेटे से, रात तुझे नींद नहीं आई ना बेटा, अगर वो हॉस्टल में है, हाँ माँ, पता है क्यों? ये नॉन डुअलिटी है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हेजनबर्ग का रूल पढ़ लो ना आप क्वांटम फिजिक्स में, आप द फील्ड नाम की किताब पढ़ो ना, जीरो, जो जिसका पहले ही चैप्टर यहीं से शुरू होता है, जीरो फील्ड कॉन्सेप्ट। यानी कि हम अगर कहीं एक लेवल पर एक हैं, किसी भी लेवल पर हमारे थॉट एक हैं, किसी भी लेवल पर वो थॉट की जो एनर्जी एक है, तो याद रखिएगा जैसे ही मैं कोई थॉट आपके लिए जो डालूंगा, और अगर आपने अपने शरीर में शराब, गुटखा, ओवर ईटिंग, एंग्जाइटी चीज नहीं भर रखी है, तो वह थॉट आप तक जरूर जाता है। और इतनी दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल करके इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ये देखा कि एक ही एटम के जब दो हिस्से किए गए, एक मॉलिक्यूल के दो हिस्से किए गए, और एक हिस्से को 3000 किलोमीटर दूर रखा गया, और एक हिस्से को करंट दिया गया तो दूसरे हिस्से में वो था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्वांटम फिजिक्स में ऑलरेडी है, हम उस लेवल पर जुड़े हुए हैं। तो टेलीपैथी का मतलब यह है कि अगर आपने कोई गोल बनाया, अब गोल बनाने के बाद ये लॉ ऑफ सक्सेस कह रही है कि अब आप आराम से बैठिए और टेलीपैथी करना शुरू करिए, और अपने विचारों को, इस गोल को सामने रखते हुए विचार भेजिए लोगों को। और वो जरूरी नहीं कि आप उनको जानते हो, जरूरी नहीं कि उनकी शक्लें आपको याद हो, पर उनकी एक क्वालिटी है कि वो आपको पैसा दे सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपको नया ज्ञान दे सकते हैं, आपकी हैंड होल्डिंग कर सकते हैं, आपको गले लगा सकते हैं। ऐसे लोग हैं ना। तो आपने ये टेलीपैथी क्यों नहीं भेजी? अब सवाल उठता है कि भाई इसका पता नहीं, तो पता नहीं है तो फिर ये सीख सकते हैं। मैंने तो सीख लिया और मैं लोगों को ये सिखाता हूं, मैं आप ये लोगों को बता सकता हूं। जी, मुझे लगता है इस पॉडकास्ट के माध्यम से पहुंच जाएगी चीजें उन तक कि किस तरीके से प्रोसीड करना है। 2025 में उनको टेलीपैथी करनी चाहिए। और टेलीपैथी के अलावा आपने कहा ना 4-5 चीजें और भी, टेलीकिनेसिस एक वर्ड भी सुनते हैं बीच में। हाँ, मैं पांचों को ही बता देता हूं ताकि हम पांचों पर ही इस राइट को एंजॉय कर लें। तो और ये किताब पता चला, वैसे किताब में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक बार में एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे हम, एक बार ही एक ही रह पाएगा। हमें अपना बेस्ट देना है अपने लोगों को। तो पहली चीज है टेलीपैथी। टेलीपैथी का मतलब है जब मेरा एक आदमी टू आदमी, मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन, जब मानसिक संवाद होता है, यानी कि आपके हमारे बीच में टेलीफोन नहीं है और हमारा मानसिक संवाद हो रहा है। मैं आपको याद करता हूं कि अचानक आपका जवाब मुझे मिल जाता है, ठीक है ना। या फिर याद रखिएगा टेलीपैथी दो दुश्मनों के बीच में बड़ी स्ट्रांग होती है। पता चल जाता है ये मेरे अगेंस्ट ये प्लान करेगा और बताता है ये करेगा, ये इसको, इससे बच के रहना। नेतागिरी में बहुत कुछ होता है। यस, हाँ यस। और सर क्लास में भी मैंने कई बार महसूस किया, जैसे मान लीजिए जब 6ठी 7वीं कक्षा में रहे होंगे, साथ में टीचर बैठी है सामने, आज किताब नहीं लेकर आए हैं, तो हमने दिमाग में सोच लिया कि आज तो नहीं लाया हूँ, और मैडम तभी हमारा नाम लेती है कि आशुतोष खड़े हो जा, जरा पढ़ अपनी किताब में से देख के। मैडम बुक नहीं लाया। तो ये ऐसा होता है जनरली। हम ये टेलीपैथी कर रहे हैं उस टाइम। हाँ बिल्कुल, टेलीपैथी। ये तो आपका याद रखिएगा, अगर मैं टेलीपैथी की बात करूं तो 100th मंकी सिंड्रोम एक पढ़ा हुआ है, जहां पर एक बंदरों ने एक नए बिहेवियर को एक टापू पे सीखा, और उस प्रजाति के बंदरों ने वही बिहेवियर अगले दिन से 700 मील दूर दूसरे टापू यानी आइलैंड पर करना शुरू कर दिया, जिसका नाम 100th मंकी सिंड्रोम है। यानी कि एक बंदर ने आलू निकालना शुरू किया मिट्टी में से, पानी में धोया क्योंकि वहां सारे फल तोड़ लिए गए थे। 1950 की ये एक्सपेरिमेंट है, 100th मंकी सिंड्रोम, 100वें बंदर का लक्षण। गूगल पे करिएगा, बड़ा पॉपुलर है। तो अचानक उस बंदर ने वो आलू निकाला और पानी में धोया और खाने लगा। सभी बंदरों ने ये बिहेवियर ले लिया। सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि 700 मील दूर दूसरे टापू पर आज तक किसी बंदर ने आलू नहीं खाए थे निकाल कर, क्योंकि वो धरती में सने पड़े थे, उनके पास बहुत फ्रेश फ्रूट अवेलेबल थे।
लेकिन उस प्रजाति के बंदरों ने वह आलू निकालने शुरू करे और उनको खाना शुरू कर दिया, उसी तरह से जैसे उस टापू पे कर रहे थे जो 700 मील दूर था, जबकि इन दोनों के बीच में कोई भी वो नहीं था। इसे हम टेलीपैथी कहते हैं और ये जनरेशन टू जनरेशन भी चलती है। पता है आपको 2000 सेकेंड वर्ल्ड वार में जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उससे पहले लंदन में एक पर्टिकुलर चीज थी, वो ये था, एक था कि हमारे जैसे गेट के ऊपर कई बार कोई सामान आता है तो रख के चले जाते हैं थैले में जी। तो वहां पर वो कुछ चीजें रख कर जाया करते थे किराने विराने की, ठीक है ना। तो उसमें कुछ चिड़ियां थी और उसमें वो चोंच से उनको खा लिया करती थी। ये एक पैटर्न बना हुआ था। 4 साल बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर वह सर्विस बंद कर दी गई थी, ठीक है, और वहां पर अब कोई सर्विस नहीं हो रही थी। 4 साल के बाद जो नई जनरेशन आ चुकी थी बर्ड्स की, याद रखिएगा, उन्होंने जैसे ही शुरू हुई ये सर्विस गेट के बाहर रखने की, उन्होंने पहले दिन से उस बिहेवियर को लेना शुरू कर दिया। यानी कि आप नेक्स्ट जनरेशन को अपने जेनेटिक एक्सप्रेशन के द्वारा इस इंफॉर्मेशन को देते हैं। आपका अमीर होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप अमीर नहीं हुए तो यह जीन के जो एक्सप्रेशन है, जो जेनेटिक एक्सप्रेशन है, आपके ना अमीर होने के गलती से ये ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने दूसरे जनरेशन को, और वो भी फिर मुसीबत ही या मिजरीज को ही झेलते रहेंगे। हो सके उनके बीच में कुछ ऐसा कोई निकले कि इस रूल को तोड़ दे आपके, लेकिन आप प्रोग्राम उसी तरह से कर रहे हैं। याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें हमारे जेनेटिक लेवल पर जाती हैं, जिसको आप ईपी जेनेटिक्स में कहते हैं। उसकी हम बात बाद में कर लेंगे जी। हाँ। तो पहली है टेलीपैथी, तो करना सीख सकते हैं, मैं सिखा सकता हूँ। दूसरा वर्ड है टेलीकिनेसिस। टेलीकिनेसिस में देखा होगा कि आप दशहरे के दिन बहुत सारी चीज़ों की पूजा होती है। मेरे गाँव में मेरे पिताजी के यहाँ हल की पूजा हुआ करती थी। हाँ, हमारे यहाँ लाठी की पूजा होती थी, विश्वकर्मा पूजा, सारे लोहा का सामान पूजा जाता था, दवाइयाँ पूजी जाती थी। हमारे यहाँ सत्यार्थ प्रकाश और गीता को पूजा जाता था, किताबों को पूजा जाता, कलम को पूजा जाता है आज भी। सरस्वती पूजा आने वाले अभी बसंत पंचमी जी जी हम लोग। और अभी भी एक हमारे हिंदू समाज में एक पर्टिकुलर समुदाय में जब बच्चा पहली बार कलम पकड़ता है उसकी पूजा की जाती है। इसको हम टेलीकिनेसिस कहते हैं, यानी कि हम अपने थॉट को एनर्जी लेवल पर उस वस्तु को दे रहे हैं। आप कई बार गाड़ी चलाते हैं और आपको लगता है यार पेट्रोल कम रह गया, फिर आप कहते हैं हे भगवान ये मेरी गाड़ी है, तुम वहाँ तक चले चलो, और वो आराम से वहाँ तक पहुँच भी जाती है जहाँ तक आपने पेट्रोल पंप किया है। कई बार वही खत्म होता है, कई बार वही खत्म होता है, ठीक है ना। तो आपने ये टेलीकिनेसिस पैसे को क्यों नहीं दी? ये टेलीकिनेसिस आपने अपनी कार को तो देते हैं जब आप कार खरीदते हैं कि मेरे परिवार को सुरक्षित रखना, पर ये टेलीकिनेसिस आप अपनी ड्रेस को क्यों नहीं दे रहे कि आज अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करें? ये टेलीकिनेसिस आप अपने खाने को क्यों नहीं दे रहे हैं कि आपको वो स्वस्थ रखे? ये टेलीकिनेसिस आप अपने अकाउंट को क्यों नहीं दे रहे हैं कि वो भरता रहे? ये टेलीकिनेसिस आप अपनी किडनी को क्यों नहीं दे रहे हैं कि वो स्वस्थ रहे? ये टेलीकिनेसिस आप अपनी सेल्यूलर लेवल पर क्यों नहीं दे रहे हैं कि वो बढ़िया प्रोटीन बनाए? ये टेलीकिनेसिस हवा को क्यों नहीं दे रहे हैं कि वो आपके लिए और खूबसूरत मज़ेदार हवा को आपके अंदर डालकर आपको आपकी बॉडी में पहुंचाकर आपको और हेल्दी करें? आप टेलीकिनेसिस पानी को तो देते हैं ना, कई बार पानी को पढ़कर पीते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं, तो ये वही टेलीकिनेसिस है। और तीसरा वर्ड है यहाँ पर प्रीकॉग्निशन। प्रीकॉग्निशन का मीनिंग होता है कि जब आप फ्यूचर को देखना शुरू करें, कई बार आपको लगता है कि यार ये होगा और वही होता है। याद रखिएगा, इसको उल्टा भी अवेलेबल है। जैसा कि हमने एक पॉडकास्ट में बताया कि आप अपने फ्यूचर को पहले ही देखना शुरू करें, वही आपका प्रीकॉग्निशन बनना शुरू हो जाएगा। चौथी चीज़ है क्लेयरवोयंस। क्लेयरवोयंस का मतलब है कि जब आप प्रीकॉग्निशन फ्यूचर का है तो पास्ट में अरे यार ये चीज़ ऐसे हो जाती तो मैं तो उस दिन बड़ा रोया था कि मेरा सिलेक्शन वहाँ नहीं हुआ, अच्छा ही हुआ वहाँ नहीं हुआ, आज मैं इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ, लाइक दिस। अरे यार उस दिन मैं बड़ा रोया था कि पिताजी मुझे वो कार नहीं मिली, वो तो उसका तो आगे चल के एक्सीडेंट हो गया था। और आपको अचानक एक नई इन्फॉर्मेशन मिलती है यूनिवर्सल, इसे हम क्लेयरवोयंस कहते हैं। और एक है ESP, यह सबसे बड़ी कला है हम लोगों की। ESP का मतलब है कि जब यूनिवर्स आपको कोई मैसेज दे रहा है और आपकी अचानक एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, ESP को कभी भी गूगल करना, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, यानी कि जो सेंसेस थी, यहाँ तक कि मैं फील करूँ तो इतना ही फील करूँ कि यहाँ क्या टेम्परेचर है, मेरा हाथ कहाँ रखा है, मेरी शर्ट मुझे कैसे टच कर रही है, मुझे कितनी गर्मी लग रही है। लेकिन अगर मुझे एक्स्ट्रा आ रही है, कुछ ऐसा लग रहा है कि यार मुझे कुछ बढ़िया नहीं लग रहा है, यार मुझे ऐसा लग रहा है कुछ हो रहा है, यार यहाँ कुछ है गड़बड़, और अचानक कोई आपको मैसेज देता है यार आपके घर में आपके दोस्त को ये हो गया, और आप कहते हैं यार मुझे सुबह से लग रहा था। पता है
याद रखिएगा, ये एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन आपको पैसे के लिए भी आती है, रिच होने के लिए भी आती है। आपको जिस तरह से भूख लगती है खाने के लिए आती है आपको एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, उसी तरह सब चीज़ों को, लेकिन हम कई बार इन्हें पकड़ नहीं पाते। इसलिए कहा गया है कि यू हैव ऑल द राइट टू बिकम रिच, बिकॉज ये ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं जी, इस किताब में ये प्रूव हुआ है कि अगर आप रिच हैं तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, जैसे आप हेल्दी होते हैं। और अगर आप कंगाल हैं तो आपने बहुत गलतियां करी हुई है अपने ऊपर, जिसको आप मेहनत के नाम से धोने की कोशिश कर रहे हैं। आपका स्वस्थ होना, आपका रिच होना, आपके पास बढ़िया रिश्तों का आना एक नेचुरल प्रोसेस है इस यूनिवर्स की, क्योंकि ये यूनिवर्स की जो एनर्जी है लास्ट लेवल पर, मैं और आप एक मटेरियल है, ये मैटर है, मैं भी एक मैटर हूँ, यह एक मॉलिक्यूल का बना है। मॉलिक्यूल के परे एटम है और एटम के परे एनर्जी है। तो हम सब एटम के लेवल पर एक ही एनर्जी से जुड़े हुए हैं। आप कहेंगे इसकी साइंस क्या है? पहली किताब का पहला टॉपिक पढ़ लीजिएगा। किताब का नाम है द फील्ड, पॉपुलर बुक है द फील्ड, और पहले चैप्टर का नाम है द जीरो फील्ड कॉन्सेप्ट। यानी कि एक जीरो लेवल पर मैं और आप, ये सारी वस्तुएं जुड़ी हुई हैं। हम एक रॉ मटेरियल है वहाँ पर लास्ट में, जिसे कई बार लोग एनर्जी कहते हैं। यह वही मिरेकल प्रोडक्ट है जो हम सब में है। हमें कुछ दिन के लिए इस माइक को किसी ने कोलैप्स किया है, उस एनर्जी को कोलैप्स किया है और इसे इसमें बदल दिया है। किसी आदमी ने एक रॉ मेटल को कोलैप्स किया और कप में बदल दिया। किसी आदमी ने चश्मे को कोलैप्स किया तो यहाँ पर ग्लासेस और प्लास्टिक को के रूप में बदल गए, और ये कुछ समय के लिए यहाँ रहेंगे और फिर मिट्टी में मिल जाएंगे। जी, यस, वो एनर्जी फिर वहीं मिल जाएगी। मैं और आप भी, हमारे माता पिता ने कोलैप्स किया एक समय के लिए, लेकिन हम इनसे थोड़ा सा अलग हैं। मनुष्य ये एक ऐसा आदमी है जो सोच सकता है जो वो चाहता है, और वो बना भी सकता है। यह हम पशुओं में 0.5% से ज्यादा नहीं है, क्योंकि पशु सिर्फ सर्वाइवल और मेटिंग के ऊपर ही जिंदगी को जीते हैं। उन्हें सर्वाइवल चाहिए और मेटिंग चाहिए। मेटिंग का मतलब है जनरेशन को पैदा करना, और सर्वाइवल, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर वो हजारों किलोमीटर दूर उड़ के आती है कोई चिड़िया, तो नएपन के लिए नहीं आती है, एंजॉयमेंट के लिए नहीं आती है, वो सर्वाइवल के लिए आ रही है वहां पर, क्योंकि हो सकता है वहां पर उनको बच्चे पैदा करने हो। लेकिन मनुष्य इसके परे सोच सकता है, इसीलिए इसे पुरुष कहा गया है, ठीक है ना। तो ये 5 चीजें हैं, लेकिन हर आदमी को 2 चीजें जरूर करनी चाहिए, एक टेलीपैथी और एक टेलीकिनेसिस। ओके सर, ये मनी के केस में कैसे कर सकते हैं टेलीकिनेसिस और टेलीपैथी? ये एक बार थोड़ा और डिटेल में बता दीजिए। देखिए, जब भी आप टेलीपैथी करें पैसे के लिए, तो आपको लोगों को अट्रैक्ट करना होगा। इसके लिए सिंपल एक छोटा सा तरीका मैं बता देता हूँ, यद्यपि वो मेरी फ्री वर्कशॉप में भी सीख लेंगे, उसमें मैं टेलीपैथी सिखाता हूँ फ्री में, ठीक है ना। तो उसमें आपको सबसे पहले तो अपनी खूबसूरत सेल्फ इमेज को बनाना है, यानी कि बेकार के थॉट को निकाल के रखना है। तो सबसे पहले अपने आप को रिलैक्सेशन मोड में ले जाना है। रिलैक्सेशन मोड में ले जाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि 5-10 सांस नाक से लो और मुंह से छोड़ो। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, यानी कि जो अर्थक्वेक है, अंदर आपके बेकार के विचारों का जो जमावड़ा था वो धीरे धीरे रिलैक्स करने लगता है। जब आपका माइंड रिलैक्स करता है तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन को लेता है, और जब वो ज़्यादा ऑक्सीजन को लेता है तो वो ज़्यादा बढ़िया तरीके से इमेजिन करता है। इसलिए सबसे पहले होना है कि आप शांत हो जाएं। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि कौन से टाइम करूं, तो टाइम तो कोई भी हो सकता है, पर जब आप शांत हो सकते हैं तो बढ़िया है कि जब पूरा परिवार सो जाए तो आप रात को थोड़ी देर के लिए उठें और अपनी दूसरी सीट पर जाकर बैठ जाएं, ड्राइंग रूम में आ जाएं, ठीक है ना, बेडरूम से उठकर और शांत बैठ जाएं। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि रात को करना चाहिए, मेरा मतलब है कि जहाँ व्यवधान ना हो, डिस्टर्बेंस कम से कम। हाँ, और उस समय देखेंगे कि आपका गोल क्या है। तो अगर पैसे के लिए कर रहे हैं तो मेरा गोल यह है कि मुझे वो लोग मिले जो मेरे गोल्स को पूरा करें, या मुझे सपोर्ट करें, या मुझे गाइड करें। मिले ऐसा नहीं सोचना है, नहीं, ये गलत है। वो पैसे के लिए टेलीकिनेसिस आएगा। ओके, अभी टेलीपैथी की बात कर रहे हैं। ओके, तो टेलीपैथी तो लोगों को कर सकते हैं ना, लोगों को कर सकते हैं। तो अब आप कुछ लोगों को आप जानते हैं, पर उनके साथ हो सकता है कि आपका संबंध बहुत बढ़िया ना हो। मान लेते हैं आप बहुत रिच आदमी को देख रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं इसके साथ टेलीपैथी कर रहा हूं, लेकिन अभी तक उसकी बुराई कर रहे थे आप, यार इसने लाख करोड़ कमा लिए, ये तो बेईमानी करता है, ये तो इसने ये करा, अरे ये सब बेईमान से बने। तो सबसे बढ़िया ये आपने नुकसान कर दिया, क्योंकि आपके माइंड में एक चीज पता है कि ये आदमी अच्छा नहीं, तो इसको तो अट्रैक्ट ही नहीं करना। तो आप क्वालिटी ले लें।
तो सबसे बढ़िया बात है कि आप सीधे बैठें, आराम से बैठें, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बॉडी को पॉजिटिव जोन में ले आएं। उसके लिए आपकी स्पाइन और आपके सांस और आपके चेहरे के भाव बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पाइन आपकी सीधी रहनी चाहिए। अगर आपकी स्पाइन ढीली हो गई तो याद रखिएगा आपका इमीडिएटली माइंड जो है डिप्रेसिंग स्टेट में चला जाएगा। दूसरा, आपके जो चेहरे के 80 मसल्स हैं वो डायरेक्टली आपके माइंड के साथ एक स्पेशल रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। जो यहाँ पर है वो यहाँ दिखाई देता है, और जो यहाँ पर आ जाता है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। ठीक है ना। तीसरा है आपकी ब्रीदिंग। जब भी आप परेशान होते हैं तो आपकी ब्रीदिंग छोटी हो जाती है, और जब भी आप रिलैक्स्ड हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, किसी चीज़ की आपको सर्टेनिटी हो जाती है, तो आपका सांस डीप हो जाता है। इसे हम शैलो ब्रीदिंग कहते हैं, जो छोटी होती है। शैलो ब्रीदिंग हमेशा एंग्जाइटी में आती है। तो लोगों को जब भी कोई भी मेडिटेशन करें, देख लें वो शैलो ब्रीदिंग के शिकार तो नहीं हो रहे, नहीं तो वो मेडिटेशन उल्टा जाएगा, क्योंकि उस मेडिटेशन में आप नेगेटिव विचारों को ही इम्प्लांट कर लेंगे। आप कहेंगे मैं रोज मेडिटेट करता हूं, मैं कहूंगा रोजाना आप अपने अगेंस्ट गेम खेल रहे हैं, अपने मेंटोर से मिले। मेडिटेशन में तो सर सबसे पहले कहा जाता है कि कंट्रोल योर ब्रीदिंग। यस, सबसे पहला स्टेप ही है मेडिटेशन का कि अपने सांस पे ध्यान रखें। वेरी ट्रू, क्योंकि वो अगर शैलो हो गया तो आप एंग्जाइटी में पहुंच जाएंगे, और एंग्जाइटी को ही प्लांट कर लेंगे अपने दिमाग में। एनीवे, जब आप शांत हो जाएं और अपने कंधों को सीधा करें, तो अब आप इमेजिन करें कि आप अपने हार्ट से एक खूबसूरत रिश्ता बना रहे हैं। अपनी अटेंशन को हार्ट पर ले जाएं और उससे कहें कि माइंड और हार्ट को एक कनेक्ट करना शुरू करें, और इमेजिन करें कि यू आर सेंडिंग ए वंडरफुल मैसेज टू द पीपल अराउंड द वर्ल्ड, और उन्हें बताएं कि आपको एक बड़ा पैसा चाहिए, और पैसा इसलिए चाहिए बिकॉज यू वांट टू क्रिएट समथिंग इन देयर लाइफ। आप उसका बढ़िया उसको रिटर्न भी देंगे, और ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि जो पूरे यूनिवर्स को भी फायदा करे। आप कोई ऐप क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है ना, आप कोई बढ़िया पब्लिकेशन खोलना चाहते हैं, आप कोई साइंस खोलना साइंटिफिक प्रोडक्ट देना चाहते हैं। अल्टीमेटली पर्पस होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए उसके बाद। ये नहीं कि बस कोई मुझे कार दे दे और मैं उस कार में ना किसी को स्पेशल आदमी को बैठा के बस ऐसे ही मौज मस्ती करूं। क्यों करूं? ऐसे तो आपका फादर नहीं पैसा देगा, भाई क्यों ले जा रहे हो कार को? तो याद रखिएगा, जब आपके पास पर्पस हो तो आप इमेजिन करना शुरू करें दैट, और यहाँ से एक सेंटेंस बोलना शुरू करें, फ्रॉम माई हार्ट, फ्रॉम माई माइंड, आई एम सेंडिंग द पॉजिटिव वाइब्रेशंस थ्रू माई टेलीपैथी टू द वंडरफुल पीपल हु कैन हेल्प मी बाय गिविंग मनी, एजुकेशन, गाइडेंस, या फिर आप कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी, सो दैट मेरे पास पैसा आ रहा है और मैं उन चीज़ों को पूरा कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में एक गोल है, उस गोल के लिए मैंने टेलीपैथी किया, मैंने लोगों को अपने सिग्नल्स भेजे। हाँ सर, लेकिन इसमें क्या मेरा थॉट नोबल होना चाहिए तभी ये सारा कुछ काम करेगा? पूरी तरह से तभी करेगा, हाँ। वरना ये नहीं करेगा बिल्कुल। कई बार नेगेटिव के लिए भी मिल जाएगा। अगर मैं ये सोचूं कि मैं कट्टा बेच किसी का मर्डर करूंगा तो कल तक कट्टा बेचने वाला भी मिल जाएगा। लेकिन जितना ये नोबल होगा उतना ही तेजी से ये ईथर में जाएगा। हाँ, ये सेल्फ सेंट्रिक भी नहीं होना चाहिए। नहीं, कभी भी आप सिर्फ स्वार्थ के लिए नहीं करेंगे, बल्कि परमार्थ के लिए करेंगे। तो आप उसमें अब इमेजिन करेंगे कि यहाँ से अब इसको मेटाफोर में क्रिएट करेंगे, संकेत में क्रिएट करेंगे कि आपके हृदय से, आपके माइंड से वाइब्रेशन जा रही है, उनमें हमिंग है, एंड दे आर स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, चारों तरफ से, एंड दे आर अट्रैक्टिंग सम गुड पीपल आर अट्रैक्टिंग देम। इमेजिन करिए कि वो है, उनके ओरा में जा रही है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनके अंदर एक फीलिंग आ रही है। इमेजिन करिए कि कुछ लोग आपके चारों तरफ से कनेक्ट भी हो रहे हैं आपसे, आपके मेंटल स्पेस पर आपके लिए, उनकी आपकी फ़ोटो के लिए, आपकी जगह के लिए, आपके थॉट के लिए उनके पास जगह बन गई है। यहाँ पर आप और इमेजिन कर सकते हैं कि आप धीरे धीरे उनके साथ गोल्डन थ्रेड से जुड़ रहे हैं, उनके दिल से अपने दिल तक। आप धीरे से उनके साथ विस्परिंग करिए उनके कान में दैट इट इज़ फॉर योर बेनिफिट, इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ फॉर माई बेनिफिट ऑल्सो। ठीक है ना, प्लीज़ गिव मी द एजुकेशन और द गाइडेंस, या होल्ड माई हैंड, या गिव मी मनी। ठीक है ना, और इमेजिन करना शुरू करें अगले ट्रांजिशन में कि सम अनएक्सपेक्टेड हैज़ हैपेंड, मानो कुछ अनएक्सपेक्टेड हो चुका है, एंड दे आर सिटिंग विद यू। अब यहाँ से इसको पूरी तरह से मेमोराइज करिए कि आप एक खूबसूरत बढ़िया सी जगह पर बैठे हुए हैं। इट कुड बी 5 स्टार होटल की लॉबी, या कोई क्लब है, या कोई बढ़िया सी जगह पर है, एंड नाउ योर मीटिंग इज़ देयर। और इमेजिन करिए कि यू आर गिविंग दैम योर प्रेजेंटेशन पूरी तरह से। इस प्रेजेंटेशन को देते हुए आप समय और स्पेस से बाहर चले जाएं, यानी कि आप भूल जाएं कि आप कहाँ बैठे हैं। इमेजिन करिए कि वो टेबल कैसी होगी, वो कॉफ़ी का कलर कैसा है, वो कौन सा उसने कपड़े पहने हुए हैं, आपकी ड्रेस क्या है।
इस समय का माहौल क्या है उस जगह का। आपने जो पहली चीज़ बताई है कि आप पैसे से क्या करेंगे वो बताना शुरू करिए। इमेजिन करिए कि वो सुन रहे हैं, उनके कुछ सवाल हैं। इमेजिन करना शुरू करें कि उनका जवाब देते हुए आप उनके सभी सवालों को रिजोल्व कर रहे हैं, इश्यूज़ को रिजोल्व कर रहे हैं, आप उनके मसलों को पूरी तरह से समाधान दे रहे हैं। इमेजिन करिए कि वो अब जुड़ रहे हैं। इमेजिन करिए कि वो आपके लिए चेक लिख रहे हैं। इमेजिन करिए कि अब आप उस काम से, उस पैसे से कुछ बड़ा काम कर रहे हैं। और अब आप इमेजिन करिए कि आप उनको उनका शेयर पूरी तरह से उनको ऑफर कर रहे हैं। जब आप इस सर्टेनिटी में जिएंगे तो याद रखिएगा आपने यहाँ पूरी तरह से इस प्रक्रिया को कर लिया है। यहाँ पर बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि आप पूरी तरह से इसमें इंटेंसिफाइड फीलिंग्स को एंजॉय करें। जितनी ये गहराई तक आपकी फीलिंग चली जाएगी वह आपके जेनेटिक लेवल पर, वह आपके डीप न्यूरॉन्स में चली जाएगी। और ये न्यूरॉन्स याद रखिएगा एक डायरेक्ट रिश्ता बनाते हैं इस मिरेकल प्रोडक्ट का जिसकी इसमें बात हुई अगले हम बात करेंगे अगले पॉडकास्ट में। इस तरह से आप इस टेलीपैथी को कर सकते हैं। लेकिन यही काम आप टेलीकिनेसिस के भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आप खाना खाने से पहले इमेजिन करिए कि आप खाना नहीं भी है तो भी अभी भी कर सकते हैं। इमेजिन करें कि आप आराम से बैठे हुए, खाना आपके सामने, एंड यू आर सेइंग फ्रॉम योर हार्ट, उसी तरह से एक वाइब्रेशन दे रहे हैं कि यू आर माई फूड, आई गिव यू, आई ब्लेस यू। मैं आपको एक ब्लेसिंग आशीर्वाद दे रहा हूँ, मैं आपके साथ कनेक्ट फील कर रहा हूँ। प्लीज़ गिव मी ऑल द पोटेंशियल दैट माई बॉडी नीड्स। तो बॉडी को ही तो नरिश करता नहीं, वो इसके भी परे करता है। प्लीज़ हील मी, जो भी मेरे पास कोई बीमारी है तो मुझे हील भी आप करें। बिकम माई मेडिसिन, आप मेरी मेडिसिन बने। बिकम माई न्यू प्रोटीन इन माई एवरी सेल, मेरी जो प्रोटीन को नई सेल चाहिए, नए प्रोटीन चाहिए उसके लिए बने। सर आपने भारतीय दर्शन की इसमें बात की कि वहाँ से इसके कॉन्सेप्ट लिए गए हैं। मैं इसको रिलेट कर पा रहा हूँ। क्या हमारा जो भोजन मंत्र है जो हम पढ़ते हैं खाना खाने से पहले, जो हमारे पूर्वज बता के गए हैं कि हमको ऐसे मंत्र पढ़ने चाहिए जब भी हम भोजन करें, उससे पहले, ग्रहण करने से पहले, तो क्या ये वही वाइब्रेशन हम ट्रांसफर कर रहे हैं? एग्जैक्टली ये वही चीज़ है। एग्जैक्टली। लेकिन वहाँ पर एक छोटी सी चीज़ को हमें और भी करना चाहिए कि उस समय पर एक समय था जब हमने माइंड को उतना ही सोचा था कि बस सिर्फ हम ऑडियो से ही अफर्मेशन दें। लेकिन ऑडियो से अफर्मेशन देने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि अगर मैं ये कहूँ आई एम बिकमिंग रिच, तो ये ऑडियो मात्र है। जबकि हम इस आवाज़ को टेलीकिनेसिस में हम अलग लेवल पे कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ, इसमें हमें विजुअल्स को भी जोड़ना चाहिए कि अगर मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ तो जब खाने को आप कह रहे हैं कि मुझे ये सारी पोटेंशियल दें, मुझे मेरी मेडिसिन बने, मेरी सेल को बढ़िया करें, मेरे ग्लो को बढ़ाएं, मेरे ओरा को बढ़िया करें, मुझे खूबसूरत कॉन्फिडेंस दे स्टेज पर जाने का। तो अब आप इसे करते हुए इमेजिन करें कि ये खाना आपको, जब ये आप इसे खा रहे हैं, इट इज़ गिविंग यू एवरीथिंग। तो अब आप इंटरनलाइज करें पूरी तरह से और उसे विजुअल्स में ले आएँ, इमेजेस में ले आएँ। इमेजिन करें कि आपकी हर एक सेल मुस्कुरा कर कह रही है वाओ इट्स माई फूड एंड आई एम गिविंग यू लॉट ऑफ गुड एनर्जी। इमेजिन करें आपकी जेनेटिक लेवल बदल रहा है। इमेजिन करें कि आपकी पूरी बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन्ड हो रहा है और आपकी जो बीमारियां हैं वो भी हील हो रही हैं। इमेजिन करें धीरे धीरे कि आपको इस खाने के बाद यू आर गेनिंग अ न्यू कॉन्फिडेंट टोन्ड बॉडी विद वंडरफुल सेल्फ इमेज। इसी तरह से आप अपने हाउस को भी दे सकते हैं कि प्लीज़ मेरे लिए खूबसूरत मेहमानों को अट्रैक्ट करें। मेरे घर में जो मनी आ रही है उसको मैं मल्टीप्लाई करें। मेरे घर में जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उनको हमेशा लाते रहें। जैसे आप लक्ष्मी के लिए धन को मकान को कई बार टेलीकिनेसिस देते हैं। हाँ, हम पूजा करते हैं, जब जमीन की पूजा करते हैं, है ना। जब हम शुरुआत कर रहे होते हैं कंस्ट्रक्शन का, उससे पहले भूमि पूजन करते हैं। जी, इसी तरह से आप दवाइयों को, जब भी आप दवाई खाएं तो ये मत कहें कि मैं बीमारी के लिए दवाई खा रहा हूँ। यह आपका उल्टा कर दिया आपने। आप हमेशा कहें मैं स्वस्थ होने के लिए इस मेडिसिन को खा रहा हूँ एंड आई ब्लेस इट। करके देखिएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह टेलीकिनेसिस की भाषा कभी भी पढ़ लीजिएगा, किताबें अवेलेबल हैं। इसीलिए आप देखिएगा कि जब राफेल आया था तो सबसे पहले पूजा की थी हमारे रक्षा मंत्री ने। हाँ। वहाँ पर ओम और एक तरह से स्वास्तिक का चिन्ह बनाया था। हर एक जो अच्छे शेफ होते हैं वो अपने 5 स्टार होटल के, वो हमेशा टेलीकिनेसिस करते हैं कि जब तक मेरे गेस्ट आते रहें मेरा खाना चलता रहे। शादियों में भंडारे की पूजा होती थी,
यह मात्र एक आई मीन रिचुअल नहीं था। अभी भी होती है सर, अभी भी होती है। हमारे यहाँ मेरे दादाजी वो जब हमारे यहाँ वो होता है, जब कोई बरसी होती है, जैसे दादाजी के पिताजी और दादी परदादी जी हमारी, उनकी बरसी जब होती है उस टाइम में दादाजी जो खाना बनता है उनमें तुलसी का पत्ता और गंगाजल डालते हैं। उसकी हम शायद वो अंदर से हमारी प्रार्थना यही रहती है कि वो खत्म ना हो, वो पूरा पड़े सभी को। याद रखिएगा, आप प्रेयर के ऊपर अब नई साइंस में आप देखेंगे ये प्रेयर के ऊपर बहुत काम हो रहा है कि आई मीन पावर ऑफ योर प्रेयर, पावर ऑफ योर प्रेयर, कैसे किस तरह से प्रेयर आप कर रहे हैं। सवाल ये नहीं कि प्रेयर सिर्फ चिल्लाकर ही होती है, यानी कि आप अपनी इंटेंशन को और इंटेंसिटी को कैसे एंजॉय कर रहे हैं उस समय, तो ये आपकी टेलीकिनेसिस हो जाती है। तीसरा है प्रीकॉग्निशन। प्रीकॉग्निशन का मतलब है कि 2025 में आप क्या क्या चाहते हैं, मानो वो हो रहा है। आप आराम से बैठकर उस खूबसूरत आश्चर्यचकित गोल्स को पूरा होते हुए देखे ही नहीं बल्कि उनके साथ मर्ज हो जाएं, और मानो वो पूरा हो रहा है तो उसके आनंद की जो अनुभूति आपकी होगी वह कितनी स्ट्रांग होगी, यह बहुत मैटर करता है। इसे हम क्वांटम फिजिक्स में कोलैप्सिंग द क्वांटम इवेंट कहते हैं, यानी कि उन इवेंट को आपने कहीं ना कहीं तैयार कर लिया है। वो इवेंट क्वांटम फिजिक्स के अनुसार जल्दी ही पूरा होने जा रही है, अगर आपकी इंटेंसिटी बनी रही तो। अच्छा, अगर आपने इंटेंसिटी अपनी लूज कर दी तो अगर आपके पास सेल्फ डाउट बीच में आ गया तो, लिमिटिंग बिलीफ आ गए तो, आपको कहीं और एंगेजमेंट मिल गया उससे बढ़िया तो, मतलब आपने उसके जो आनंद को कहीं और से पूरा कर लिया तो इंटेंसिटी खत्म हो गई। जब तक जिन चीजों में आपकी इंटेंसिटी है, याद रखिएगा, हम सिर्फ उनको पूरा करेंगे। क्वांटम फिजिक्स में पहले रूल है आपकी इंटेंसिटी कितनी स्ट्रांग है, और वो इंटेंसिटी के लिए आई मीन क्रिएट करेगी आपके इस कनेक्शन को। याद रखिएगा, आप कई बार लोग कहते हैं मैं अपने गोल को पूरा कर रहा हूं, नहीं, ये आप कभी गोल को पूरा नहीं करते, गोल आपको अपनी तरफ खींच लेता है। इस सेंटेंस को लिख लेना, लक्ष्य आपका इतना खूबसूरत होना चाहिए कि वह आपको अपनी तरफ खींच ले। और ये ज्यों का त्यों लिखा हुआ है क्वांटम साइंस की किताबों में जो कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ी हैं, जो अभी हाइजनबर्ग की एक किताब आई है, प्रिंसिपल्स ऑफ आई मीन क्वांटम फिजिक्स लाइक दिस, मेरे पास है द फील्ड। उसमें तो यही तो लिखा है कि एवरी टाइम जो अंदर की साइंस है आपके, जो आपकी एनर्जी है, वह आपकी बाहर की साइंस से बिल्कुल मैच ही नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। मुझे उठाकर आप जबरदस्ती एक कार में डालकर दिल्ली से जयपुर ले जा सकते हैं किडनैप करके, तो मेरी बॉडी जयपुर जा रही है, पर उस समय हो सकता है मेरे माइंड का थॉट न्यूयॉर्क में घूम रहा हो, उस समय मेरा थॉट हो सकता है कि आई मीन रांची में घूम रहा हो। बिल्कुल हो सकता है, यस और नो। उस समय हो सकता है कि मेरे आई मीन मेरी बॉडी को आप कहीं ले जा रहे हो, पर उस समय हो सकता है कि मैं अपने परिवार के साथ जुड़ा हुआ हूं डीपली, उनकी भलाई की कामना कर रहा हूं। तो इसका मतलब है कि जो अंदर मेरा थॉट है वह जयपुर, वह उस जगह नहीं जा रहा है, वो कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। और क्वांटम फिजिक्स में यह बात पाया गया है कि जहां पर भी ऑब्जर्वर की निगाह होती है वहीं पर वो इवेंट क्रिएट हो जाती है। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर, उसकी दशाएं अनंत हैं, जहां पर भी आप देखेंगे वो वहां क्रिएट होता है। वहां से निगाह हटा इधर तो यहां से वो यहां पर हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कभी भी आप आई मीन यंग्स डबल स्लिट प्रोग्राम पढ़ लीजिएगा, ये तो 12वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। इसी के ऊपर तो सारी रिसर्च हो रही है। अभी पिछले हफ्ते हमारे भारत के डी गुकेश वर्ल्ड चैंपियन बने चेस में, 18 वर्षीय। अब वो सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चैंपियन है, और उनका एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने ये बोला था कि मुझे वर्ल्ड चैंपियन बनना है, आई विल बिकम द यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन। यस, एंड उसी इंटेंसिटी को उन्होंने बचाए रखा। गड़बड़ ये होती है कि वो इंटेंसिटी कई बार कुछ फेलियर के कारण, कुछ बेकार के रेफरेंसेस के कारण, लोगों की आवाज़ों के कारण हम उस इंटेंसिटी को बर्बाद कर देते हैं, डाउट शुरू कर देते हैं अपने, डाउट शुरू कर देते हैं। इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि अपने गोल्स को लोगों को बता दो, पर मैं ये कहता हूं कि अगर गोल्स बड़े हैं तो लोगों की समझ में वो नहीं आएंगे, उनको बचा कर रखिए। वाह, ये बड़ी बात है सर, क्यों नहीं बताना चाहिए? मुझे बता लीजिएगा, मैं तो उसमें कहूंगा कि इससे भी बड़ा बनाओ, हो सकता है। मैंने अपनी 4 बीमारियों को ठीक कर लिया, ये मेरी वैल्यूज में था। बगैर पैसे के जब मैं अपनी बीमारियों को ठीक कर रहा था, बगैर पैसे के मैंने एक स्कूल खड़ा कर दिया जहां पर अब करीब 2000 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है ना। वो पॉसिबल ही नहीं था। और मैं सोचता हूँ यार वो कब शुरू हुआ, जब मैं अपनी बीमारियों से बाहर आ रहा था। उस समय मेरे पास पैसा नहीं था, जगह ढंग की नहीं थी, मेरे पास कोई एजुकेशन नहीं थी, मेरे पास तो वो मित्र भी अचानक कहीं से मिले, और उसके बाद वो स्कूल खोल के पूरी तरह से उन्होंने अपनी लाइफ को वहाँ डेडिकेट कर दिया, और मैं अपनी फ्रीडम को जी रहा हूँ। यूनिवर्स ने तो मुझे वहाँ पर बिजी भी नहीं किया।
समझ लीजिएगा कि जो आपके इंटरनल डीप वैल्यूज़ हैं, आपके आंतरिक गहरे जो मूल्य हैं, वह हमेशा पूरे होंगे। और उसे पूरा करने के लिए इस किताब के अनुसार यह मिरेकल प्रोडक्ट है, जिसकी मैं बात हो सकता है कि अगले पॉडकास्ट में बिल्कुल करूं। करेंगे सर जी। चौथी चीज़ है यहाँ पर प्रीकॉग्निशन के साथ क्लेयरवॉयंस, उसका बहुत बड़ा नहीं है, राइट। लेकिन कई बार अगर आप पास्ट में जाएं और आप ये कहते हैं कि भाई पास्ट में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, रियली में जाकर देखो, वहाँ अगर जो बुरा हुआ है आपका फोकस बुरे पे ही गया है, लेकिन उस जगह पर आपको एक लर्निंग भी मिली है। कभी जैसे ही आप कहेंगे कि मुझे लर्निंग क्या मिली है, तो आप एकदम से अपने पास्ट की मीनिंग को बदल लेंगे। और मैं 5 उंगलियां बताता हूं लोगों को अक्सर कि अगर आप जब भी आप अपने पास्ट को बदलना चाहें तो ये 5 उंगलियां याद रखें। पहली चीज, जो भी घटा उससे मैं क्या सीख सकता था या आज क्या सीख सकता हूं। जो भी घटा क्या वह परफेक्ट था, क्या किसी और के साथ ऐसा नहीं घटा? नहीं, वो परफेक्ट नहीं था, अभी भी इम्परफेक्ट है। मैं उसमें अभी भी कुछ सीख कर उसको बदल सकता हूं या अपने एटीट्यूड को बदल सकता हूं। फिर बड़ी उंगली है, फिर मुझे क्या करना चाहिए और उन ऑप्शंस को ढूंढना शुरू करूं। उसके बाद यह है कि मुझे अब क्या नहीं करना चाहिए कि वो गलती ना दोहराई जाए। और फिर जो मुझे करना है और जो मुझे नहीं करना है, इसको मैं कैसे एंजॉय करूं। इसको हमेशा एंजॉयमेंट में डालना है और इमीडिएटली आप अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा करना शुरू कर देंगे। इसीलिए जब इनके चैप्टर आगे पढ़ोगे, सब चीज़ें वहाँ पर भी क्लियर होंगी जब पावर ऑफ माइंड को हम पढ़ेंगे और इसमें कि कैसे आप साइंस ऑफ गेटिंग रिच को पूरा करें। सो मुझे लगता है सर इस पूरे बुक में एक हमारे बीच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो दीवार बन के खड़ी है। हम कुछ कॉमन लोग जो जिस तरीके से हम लोग सोचते हैं, वो है हमारी लिमिटिंग बिलीफ की प्रॉब्लम। मैं चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट में हम थोड़ा सा लिमिटिंग बिलीफ के ऊपर भी बात करें और कैसे इसको क्लियर कर सकते हैं उसके ऊपर भी बात करें। आपके पास 2 ही बिलीफ हैं। एक बिलीफ है यूनिवर्सल ट्रूथ, उस पर किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं। यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूरज पूरब में निकलता है। यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पानी पीने से प्यास बुझती है। यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ऑक्सीजन हमें जीने के लिए चाहिए। मेरे और आपके बीच में इसमें कभी लड़ाई नहीं होगी। बीवी हस्बैंड के बीच में लड़ाई नहीं होगी। हाँ। जितने भी इसके अलावा जितने भी बिलीफ हैं, वे आपके बिलीफ है ही नहीं, वो बेसिकली जनरलाइज्ड रैंडम ओपिनियन है। जनरलाइज्ड रैंडम ओपिनियन, वो लोगों द्वारा अननेसेसरीली दी गई ओपिनियन है। एक आदमी ने एक जगह पर एक चीज को एक्सपीरियंस किया और उसने कह दिया ऐसा होता है। तो होता है गलत, क्या हुआ है ये कह दो, पर ये होता है ऐसे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको बिलीव दे दिया कि संघर्षी जीवन है। क्या सचमुच में ये फैक्ट है? जितने लोग संघर्ष कर रहे हैं, मेरे इस समय भी रात हो रही है, टेम्परेचर आपका 6 हो चुका है, अभी भी रिक्शा वाला संघर्ष कर रहा है। क्या सचमुच में वो जीवन जी रहा है? उसे कहाँ होना चाहिए था? लेकिन हमने इसे यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह दे दिया है। तो जीवन में जब भी प्रॉब्लम आ रही है, वो उन बिलीफ्स पर आ रही है जो थे जनरलाइज्ड, जो थे रैंडम, और जो थी सिर्फ ओपिनियन, पर आपने उसको यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह ले लिया है और बिलीफ बना लिया है। ये बीमारी ठीक नहीं होगी। तुम अगर ये हो तो तुम ये नहीं कर सकते। तुम 10वीं पास हो तो तुम्हें ये नहीं मिलेगा। तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती तो तुम ये नहीं कर सकते। तुम महिला हो तो तुम ये नहीं पा सकते। तुम पुरुष हो तो तुम ये नहीं कर सकते। गॉट माई पॉइंट? यहां पर ये बहुत सारे बिलीफ हमें अंदर से दे दिए गए हैं और हम कुछ और नहीं है, हम लोगों के दिए गए बिलीफ का ही नतीजा है। इस समय जो भी आपकी मेमोरी है, वो लोगों के दिए गए बिलीफ ही हैं सिर्फ आपके पास। और आपके पास जो बिलीफ नहीं है, वो लोग अवेलेबल थे जो वो उस बिलीफ को दे सकते थे, पॉजिटिव वाले, लेकिन उनसे आपकी मुलाकात नहीं हुई। समझ गए ना? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूं जो अक्सर मैं लोगों से कहता हूं जी, फिर मैं आपको बदलने का तरीका बता दूंगा जो आप कह रहे हैं कि इस पॉडकास्ट में बदल देते, तो मैं बदल भी दूंगा। हाँ। छोटी सी बात पूछता हूं मैं आपसे, 4 जोड़ी या 6 जोड़ी कपड़े धोने आसान है या 1 करोड़ रुपए रोजाना? एक दिन में 6 जोड़ी कपड़े आसान है धोने या 1 करोड़ रुपए कमाना आसान है? तो आम आदमी क्या कहेगा? 6 जोड़ी कपड़े धोने आसान। लेकिन यही सवाल आप अंबानी के बच्चों से पूछना, वो क्या कहेंगे? पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया ना। वो ये कहेंगे 1 करोड़ रुपए तो मैं फोन भी नहीं उठाऊंगा, मेरा इवन मैनेजर नहीं उठाएगा, वो असिस्टेंट मैनेजर है, वो फोन उठाएगा 1 करोड़ की डील पर। 6 जोड़ी कपड़े की बात करें, मुझे तो 1 जोड़ी कपड़े नहीं धोने आते। मैं 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ कमा दूंगा, 10 कमा के दे दूंगा, लेकिन 6 जोड़ी नहीं कपड़े। लेकिन एक आम आदमी क्या कहेगा? तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 करोड़ में और 6 जोड़ी कपड़ों में नहीं है कोई प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यह है कि तुम कौन हो, हु यू आर। आपकी इस समय पहचान क्या है? उस पहचान के द्वारा दिए गए बिलीफ्स क्या हैं? आपके पास रेफरेंसेस यानी कि अनुभव क्या है? और हमेशा एक ही लाइन पढ़ता हूं मैं, और वो लाइन मेरी नहीं है,
वो अवेकन द जायंट विद इन नाम की किताब की है। योर रेफरेंसेस आर द फैब्रिक ऑफ योर लाइफ। आपके पास जो रेफरेंसेस पड़े हैं अपने बारे में, मैं कौन हूं, पैसे के बारे में, मेरे पास पैसा क्या है, मेरी जीवन बिलीव्स हैं, जो बिलीफ्स हैं, हाँ, जो तजुर्बे पड़े हैं बिलीफ्स के रूप में, जो आपके पास पड़ी है, आपके टीचर की आवाज, तुमसे कुछ नहीं होगा। किसी फूफा जी ने कह दिया तेरे से कुछ नहीं होगा। किसी ने कई बार आपने आप कह दिया यार मैं बावला तो नहीं हूं। जो आप गाना गा रहे हो, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रहेगा, इस पे ठुमके लगा रहे हो, क्या पागलपन कर रहे हो, बावलापन है ये तो। आप क्या सुन रहे हो? ये गार्बेज आपके अंदर जा चुका है और वो रेफरेंसेस बन चुके हैं, वो तजुर्बे बन चुके हैं, वो बिलीफ बन चुके हैं। कैंसर ठीक नहीं होता, डायबिटीज ठीक नहीं होती, पैसा बड़ी मुश्किल से आता है, रिश्ते जी का जंजाल है। भाई साहब ये बताइए यूनिवर्सल ट्रूथ है या ये आपके पर्सनल बिलीफ है? ये पर्सनल बिलीफ किसने दिए? इस सोसाइटी ने। चाहे तो आपने खुद ये परसेप्शन बनाया, या तो खुद परसेप्शन बनाया या दिया गया। ठीक है ना। अब सवाल उठता है कि अगर इनको आप लेकर जी रहे हैं तो याद रखिएगा 6 जोड़ी कपड़े आपके लिए आसान है, अंबानी जी के लिए बहुत मुश्किल है। आपके लिए एक मर्सिडीज खरीदनी बड़ी मुश्किल है, अंबानी के पास 600 अपनी है। ओनर देकर जाएगा, ये लो जी चाबी। समझ गए मेरी बात? तो इसका मतलब है कि अब सवाल उठता है कि पहले तो ये मान लें कि प्रॉब्लम उस काम में नहीं है, प्रॉब्लम उस बीमारी में नहीं है, प्रॉब्लम उस गोल में नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि प्रॉब्लम मेरे में क्या है। मैं 30 साल से अपने बिलीफ्स को बदलने की कोशिश कर रहा हूं, अपनी एंग्जाइटी को हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूं। इतने डीप इंप्रिंट पड़ जाते हैं भाई साहब आपकी 6 साल की उम्र तक। 6 साल की उम्र तक आप अपनी सेल्फ इमेज को खो देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, साइकोलॉजी कहती है 6 साल की उम्र तक हम 99% लोग अपनी सेल्फ इमेज को बर्बाद कर देते हैं। जब हमें बताया जाता है तुमसे कहानी लिखा जाता, तुमसे ये नहीं लिखा जाता, तुमने 2-2-5 कैसे लिखा, तुमने पानी कैसे गिरा दिया, यू आर ए बैड बॉय। इसकी शुरुआत घर से ही हो रही है हमारे, सिर्फ पेरेंट्स से होती है, हमारे रिश्तेदारों से होती है, फिर टीचर से होती है, विद ड्यू रेस्पेक्ट। और हम जितना वो जानते हैं उतना ही तो हम जानते हैं। 6 साल की उम्र तक जो वर्ल्ड वो हमें दे रहे हैं वही तो हमारा वर्ल्ड है, वही हमारे लिए दुनिया है। उसके बाद तो आपका वर्ल्ड पूरी तरह से नींव तो बन चुकी ना, फाउंडेशन तो बन चुकी। अगर आप इन बिलीफ को बदलना चाहते हैं तो एक तरीका बता रहा हूं मैं। कोई भी एक बिलीफ लिखें जिससे आप ले रहे हैं। ठीक है। पैसा बेकार की चीज है, ठीक है ना, लिख लिया आपने बिलीफ। हाँ, ठीक है। मत जाइए कहां से आया है। नीचे एक सेंटेंस लिखिएगा, क्या यह एक किसी की ओपिनियन है या यह एक सार्वभौम सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ है? तो जवाब आएगा यह एक बिलीफ है किसी का, यह एक किसी का बिलीफ है, यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है। ट्रूथ नहीं है। पैसा खराब चीज है, एक मोमेंट पे हो सकती है, एक मोमेंट पे तो नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है। भाई 2-2-4 है तो पूरी दुनिया के लिए है, सब्जेक्टिव है। ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि यह मेरी एक ओपिनियन मात्र है और ओपिनियन को कभी भी बदला जा सकता है। अगला सेंटेंस लिखेंगे नीचे, अगर ये मेरी ओपिनियन है और मैं इसको रखता हूं तो मेरे आने वाले पेन्स क्या होंगे? पैसा बेकार की चीज है तो मेरे पास नहीं होना चाहिए, तो मेरे पेन्स क्या होंगे? बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, 10 साल बाद किसी किराने की दुकान में नौकरी कर रहे होंगे, जून के महीने में बगैर पंखे के वो नौकरी कर रहे होंगे किसी के यहाँ। 20 साल बाद टूटी हुई चप्पलें होंगी, फटी हुई जीन्स होगी उनके पास। ये मिलेगा आपको इस बिलीफ से। तुम बीमार पड़ोगे तो फिर देखोगे कि कौन से सरकारी अस्पताल में पैसा नहीं लगता। एक बड़ा इंजेक्शन लेने के लिए जब डॉक्टर लिखेगा ये करीब 1 लाख का इंजेक्शन है तो आप कहेंगे कि मेरे पास तो नहीं है, और उस समय अपराध बोध में जिएंगे अगर ये बिलीफ रहा तो इन पेन को देख लो ना दूर तक। अगला सेंटेंस, और अगर ये बिलीफ छोड़ दूं मैं तो आने वाले बेनिफिट्स क्या होंगे? आने वाले बेनिफिट्स ये होंगे कि मेरे बच्चे, मेरी जनरेशन, कम से कम उन्हें संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, उनकी लाइफ में ये सेलिब्रेशंस होंगे। राइट। लेकिन अगर मेरे पास ये पैसा आ गया तो पेन क्या होंगे? मुझे पता क्या पेन होंगे। 2-4 आदमी जो मेरे बेकार की जगह के फ्रेंड हैं वो मेरा पीछा छोड़ देंगे। भाई छोड़ने दो, नए मिल जाएंगे। उनको पकड़े रहने के लिए या उसी जगह पर बिलोंग करें इसकी कोई जरूरत तो है नहीं है। अब अगला सेंटेंस सुनिएगा। अगला यह है कि अगर मेरे पास खूब पैसा आ जाए तो आने वाले बेनिफिट्स क्या होंगे? इनको विजुअलाइज करें, ठीक है ना। अगर आप सिर्फ इतना ऑडिट कर लें, कभी 1 घंटा बैठकर, सिर्फ 1 घंटा, 20 मिनट आज, 20 मिनट कल, 20 मिनट परसों,
कि भाई जो मैंने बिलीफ पाल रखे हैं इनके आने वाले पेन क्या होंगे, इससे कोई प्लेजर तो मिल नहीं रहा आपको, राइट, कोई गेन तो मिल नहीं रहा। और अगर मैं इस बिलीफ को बदल लूं और बिलीफ ये आ जाए कि हाँ पैसा बहुत अच्छी चीज है, पैसा तो बेसिकली पानी की तरह, माचिस की तरह है, आप किसी का घर भी जला सकते हैं और एक दीपक जलाकर किसी को पढ़ने के लिए रोशनी दे सकते हैं। माचिस की इसमें कहाँ गलती है? मैंने वैसे लाइफ में सर पहली बार ऐसा सुना है किसी ने इसको ऐसी तुलना दी है, नहीं तो इसकी तुलना होती है पैसा हाथ के मैल है। हाँ, तो मैला को फिर मैल क्या करते हैं आप? जैसे ही मैला करते हो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? वॉश बेसिन पे हाथ साफ कर लो, तो कर रहे हो ना, तो गड़बड़ कर दिया है। पैसा जो है एक ऐसी एनर्जी है जिसके ना होने, बहुत होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ना होने से बहुत फर्क पड़ेगा। इसको कभी भी आप हेट ना करें। अगर हेट नहीं करना है तो 100-200 करोड़ कमा के मुझे दे देना। मुझे कई स्कूल खोलने हैं, मैं भाई अभी बहुत सारे लोगों के लिए यूनिवर्सिटी भी खोलना चाहता हूँ सचमुच में, और मैं खोल लूंगा भी, ठीक है ना, कुछ ना कुछ करता ही रहूंगा, लेकिन इतना खराब नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। तो आप अपनी, फॉर एग्जाम्पल आपने बीमारी को ले लिया 2025 में, आप ये आपके लिए राइट वेल्दी होना जरूरी है ना, तो आप उस बिलीफ को पकड़िए कि ये इस बीमारी ठीक नहीं होती। इस बीमारी को, इस बिलीफ को लेकर ये बीमारी ठीक नहीं होगी, अगर तुम्हें ये आ जाए तो तुम्हारे पेन्स क्या होंगे? तुम्हारे सारा कमाया हुआ धन और अगली जनरेशन को भी आप गिरवी रखकर चले जाओगे एक बीमारी से। यस और नो? कई बार मैंने देखा कि एक आदमी ने अपना सारा जो कुछ कमाया था बर्बाद कर दिया, अगली जनरेशन के भी 20-30 लाख रुपए खराब कर दिए जो उन्होंने कहीं और से लिए, और उनको भी बांधकर आप चले गए। क्या इस जीवन को इस तरह जी रहे हो? बावलेपन की बात। आप बिलीफ को क्यों नहीं बदलते? सोचो कि तुम इस बिलीफ से कितना नुकसान कर रहे हो, और अगर ये बीमारी ठीक हो सकती है, ये बिलीफ लेने तो क्या क्या फायदा है? आप करके तो देखो। पहले तो ये बताओ कि ये बिलीफ सचमुच में ये यूनिवर्सल ट्रूथ है क्या? कैंसर लाइलाज है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। डॉक्टर हैमर ने, जो वेस्ट जर्मनी के रहने वाले हैं, उन्होंने 6700 में से 61 लोगों के 4th स्टेज के कैंसर को ठीक किया बगैर दवाई के। दूसरे डॉक्टर अभी जिंदा है, उनका नाम है लियोनार्ड कोल्डवेल, उनकी किताब का नाम है द ओनली आंसर टू कैंसर। वो 35,000 से ज्यादा डॉक्टर पेशेंट्स को ठीक कर चुके हैं सिर्फ माइंड को बदलकर। वो ये कहते हैं कि इट इज नॉट ए डिजीज, इट इज जस्ट ए डिसीजन। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भैया आप डॉक्टर को छोड़ दो, राइट। मैं ये कह रहा हूं कि आप बिलीफ को बदल लो। अगर एक भी आदमी ने एक काम को कर दिया तो वो काम अब ये तो नहीं कह सकते ये नहीं हो सकता। क्योंकि सर पहला चीज सुनते ही कि किसी फलाना इंसान को कैंसर है, ये सुनते ही पहला जो थॉट उसके दिमाग में आता है कि अब टाइम कम रह गया मेरे पास। थॉट ही वहां से ये शुरू हो जाता है। इट इज इमीडिएटली इट इज द फियर दैट किल्स देन। ये तो फियर है जो मार देता है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको जीत लिया है, लेकिन उसका रेफरेंस नहीं पढ़ा जाता। बर्नी सीगल की एक किताब है लव, मेडिसिन एंड मिरेकल, मैं उस किताब को कई बार पढ़ चुका हूं। उसमें एक ही बात मजेदार है, ये उनकी ठीक होती है जो ठीक होने चाहते हैं, जिनके बाद ठीक होने का कारण है, जिनके बाद ठीक होने का कारण उन्होंने कहा है। एक माली उनके पास आया, उन्होंने और कहा कि वो मेरी नर्स का फादर थे, वो 1983 में आए। मैंने उनको चेक किया, वो 3rd स्टेज पर थे। मैंने कहा फटाफट मुझे आपका वो करना पड़ेगा ऑपरेशन। तब तक वो माइंड को नहीं पढ़ते थे। डॉक्टर बर्नी सीगल, बड़ा पॉपुलर नाम है, ठीक है सर, ठीक है ना। लव, मेडिसिन एंड मिरेकल किताब का नाम है, ठीक है ना। दूसरा या तीसरे चैप्टर में ही मिल जाएगी आपको ये कहानी। उन्होंने कहा मैं करवा तो लूंगा, लेकिन अभी ना तो मुझे दर्द है। उन्होंने कहा तुम्हें पेन होना चाहिए, कहना पेन तो नहीं है। उसने कहा फिर भी आप करवा लो। उसने कहा मैं करवा लूंगा, लेकिन अभी मैं 6 महीने बिजी हूं, क्योंकि मैंने जो पौधे लगाए हैं अभी उनको देखभाल करने के लिए सिर्फ मैं ही आदमी हूं, और वो मेरे साथ ही रिलेट करते हैं या मैं उनको बचाना जानता हूं। तो मैं 6 महीने बाद आता हूं। वो कह के मैं उसका मुंह देखता रहा। उसके अंदर एक कॉन्ग्रुएंस थी, एक रूपता थी मना करने की। वो डरा नहीं। उसने कहा मेरे पास काम है अभी, हाउ कैन आई डाई, मानो वो ये कह रहा हो ब्रैकेट में। और उसने कहा कि ये चीज बीतती चली गई। 6 महीने के बाद फिर मैंने वो आया, उसने कहा अभी बस अगला बैच लग गया नर्सरी में, अभी आ रहा हूं। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो जिनके पास ऐसा है वो ऐसा करें। ये दूसरी बात है कि पूरा पॉडकास्ट फिर मैं उसके लिए ही कर दूंगा, बीमारियों के लिए अलग बात है। आप अपने डॉक्टर को जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन उसने कहा कि 1987 में मैं बैठा हुआ था, अचानक मेरे पास एक पर्चा आया कि ये आदमी मिलना चाहता है। मैंने देखा तो वही आदमी है जो मेरी नर्स का फादर था, क्योंकि मैं नर्स से बात करता रहता था। हाँ ठीक है, वो तो ठीक है। मैंने कहा ये अभी भी जिंदा है?
मैंने उसको बुलाया, मैंने उसको चेक किया, वह कैंसर अभी भी 3rd स्टेज में था, लेकिन कोई पेन नहीं था। वाह। उसने कहा कि मैं काहे को कराऊं, पड़ा रहने दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी को सलाह दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये कहानी वहां पर अवेलेबल है। और बिलीफ बदलने में क्या होता है पता? एक डॉक्टर ने जब मिस्टर राइट को कहा, कभी भी आप गूगल कर लीजिएगा इस सेंटेंस को, तो WRIGST, राइट नाम का एक आदमी था जिसको कैंसर था, 4th स्टेज, सिर्फ 2 हफ्ते की जान, उसकी बची हुई थी जान, लाइफ। और उसको वॉलंटियर बनाया गया कि क्रेबियोजोन नाम का इंजेक्शन आया है, 100 लोगों को बुलाया जा रहा था, उसमें उसको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि तुम लास्ट स्टेज में हो, इसमें काम नहीं करेगा इंजेक्शन। पर उसने कहा नहीं, मैं जरूर लगवाऊंगा, मुझे मेरा नाम लिखो। फ्राइडे को उसको इंजेक्शन लगता है, मंडे को वो ठीक हो जाता है। 4th स्टेज का कैंसर, उसको सब पैथोलॉजी कराई जाती है, कहता है तो सब ठीक है। अब वो डॉक्टर्स की वॉलंटियर के साथ है, बाकी लोगों पर ये इंजेक्शन काम नहीं कर रहा। 2 साल बाद ये कहा जाता है कि ये इंजेक्शन काम नहीं कर रहा, और अचानक जैसे उसको पता चलता है, 10 बजे उसको पता चलता है इंस्टीट्यूट में जाकर के इंजेक्शन तो बेकार है, और 3-4 बजे तक उसको वही 4th स्टेज का कैंसर डेवलप हो जाता है। गले में, बगल में और जांघों में संतरों जितने बड़े उसके लंप बन जाते हैं। कभी गूगल करिएगा, ये तो इसकी स्टोरी पड़ी हुई है, और ये अमेरिकन मेडिकल जर्नल से पढ़ा है मैंने। प्लेसिबो, यहीं से यू आर द प्लेसिबो नाम की किताब जो है, जो डिस्पेंजा, उसका पहला चैप्टर यहीं से शुरू होता है, मिस्टर राइट से। और उसने कहा कि वो दौड़ता हुआ उसने कहा कि तुम्हारा इंजेक्शन बेकार है, ये आ गया कैंसर मुझे तो। 4th स्टेज का कैंसर, 1st स्टेज में नहीं आया। बॉडी की पावर देखेगा, माइंड की पावर देखेगा, बिलीफ की। कहते हैं कि डॉक्टर जो था उनका नाम था वेस्ट, उन्होंने कहा कि सुनो, उन्होंने गेम खेला, क्योंकि वो साइकोलॉजिस्ट भी था। उन्होंने गेम खेला कि वो जो इंजेक्शन था ना, जो मैंने तुम्हें लगाया था, वो रियल था। उसके बाद ये बैच नहीं बन पाया प्रॉपरली क्रेबियोजोन का, और वो इंजेक्शन जो पहला बैच था उसका था, और उसका पहले बैच का एक इंजेक्शन मेरे पास अभी है। और वो अंदर गया, उसने पानी भरा सबको दिखाकर, इसे नहीं दिखाया। उसके बाद डिस्टिल्ड वाटर था, और इसके कंधे पे हाथ मारा कि तुम तो लो, अब ठीक हो जाओगे, ए लो। और उसको पानी लगा, इंजेक्शन लगाकर भेज दिया। अगले 30 दिन फिर वो कहना मेरा तो ठीक हो गया। अरे वाह। और लेकिन गड़बड़ ये होगी कि 1 साल के बाद एक सचमुच में रिपोर्ट आ गई कि हम कभी भी ये इंजेक्शन नहीं बना पाए, इवन पहला बैच भी ठीक नहीं था, और इस आदमी का बिलीफ टूट गया, और इसको उसी दिन 4th स्टेज का कैंसर हुआ, और आधी रात तक इसकी मृत्यु हो गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लिखा हुआ है। क्रेबियोजोन को 1952 में विड्रॉ कर लिया गया कि हम कैंसर की दवाई नहीं बना पाए। क्रेबियोजोन, हाँ, नाम भी मैं बता रहा हूं। दिस इज द पावर ऑफ योर बिलीफ। और अगर बिलीफ की ये पावर जानना चाहते हो ना, यू आर द प्लेसिबो में कम से कम 15 स्टोरी ऐसी हैं। जब एक आदमी को सिर्फ लंग्स का नमूनिया था, और गलती से उसको सब डॉक्टर ने बता दिया तुम्हें लंग वो रिपोर्ट एक आदमी ने बना दी कि उसको कैंसर है, और एक आदमी ने उसे कहा कि यार ये फंक्शन आ रहा है, ये जो 25th ऑफ दिसंबर, ये जो क्रिसमस डे आ रहा है जी। उस आदमी ने कहा जी बस मुझे यहाँ तक बचा लो आप, मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ इस क्रिसमस पर। उसने कहा ठीक है। और क्रिसमस के 1 हफ्ते के बाद अचानक उसको एकदम से अटैक आता है, मानो कैंसर हो, और वो मर जाता है। और जब उसकी पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है उसको कभी कैंसर नहीं था। उसका नाम भी लिखा हुआ है, मिस्टर सैम। सेम बुक में यू आर द प्लेसिबो, नेम ऑफ द पर्सन इज सैम इन द सेम बुक। अच्छा। बुक का नाम है यू आर द प्लेसिबो। यू आर द प्लेसिबो। प्लेसिबो का मतलब है इच्छा शक्ति जो आपको जिंदा रखती है। ओके। ऐसी कहानियां मेरे पास बहुत सारी हैं। यानी कि ये सारा कुछ बिलीफ है। बिलीफ इज द नॉन क्वेश्चनेबल कमांड्स, जो आपने मान लिया। या अगर आपका बिलीफ बन गया कि अंधेरे में भूत है तो बस है आपके लिए, और जो आप कहता नहीं है तो उसके लिए नहीं है। तो इसका मतलब है ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि अंधेरे में भूत होता है, ये आपकी जनरलाइज्ड रैंडम ओपिनियन है जिसे आपने बिलीफ बना लिया है। तो आप देखेंगे कि जितने भी आपके बिलीफ हैं वो मात्र किसी के ओपिनियन मात्र थे, और आपने उसे रियलिटी बना लिया, और उस पर आप लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मानने छोड़ने को तैयार नहीं आम आदमी उसको। वो कहता नहीं ये मेरे बिलीफ है। बिकॉज पीपल लव देयर मिजरीज। लोग अपने संकटों को ही प्यार करने लगते हैं, लोग अपने नर्क में रहना पसंद करने लगते हैं, बिकॉज वो कहते हैं ये मेरा नर्क मेरा बनाया हुआ है, मैं इसे कैसे छोड़ दूं, आई बिलोंग टू इट, मैं इसी को संबंधित हूं। याद रखिएगा, वी लव आवर मिजरीज। हम अपने संकटों को प्यार करने लगते हैं क्योंकि उनसे हमें बहुत सहानुभूति मिलती है। सर एक छोटी सी बात और आपसे पूछना चाहूँगा इसी में, क्योंकि हम बिलीव्स की बात कर रहे हैं और लिमिटिंग बिलीव्स की बात कर रहे हैं, तो सर झूठ बोलना
कितना इफेक्ट करता है हमारे लिमिटिंग बिलीफ को या फिर बिलीव्स को? मैं समझा नहीं किस तरह से। झूठ, जैसे हम खुद से भी झूठ बोलते हैं या लोगों से झूठ बोलते हैं। एवरी टाइम जो भी चीज आप बोल रहे हैं, याद रखिएगा उसे आपका एक पार्ट ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व कर माइंड का। समझ गए मेरी बात? और एवरी टाइम वो ये कहता है कि ये गलत है। इवन आप कई बार अफर्मेशन अच्छा कर रहे हैं लेकिन झूठ बोल रहे हैं और आप अपने अंदर ही ये गलत बात कर रहे हैं। आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच। आप कहेंगे ये अफर्मेशन बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल गलत है। आप इमीडिएटली आपका सबकॉन्शियस माइंड जानता है और कॉन्शियस माइंड जानता है ये झूठ है, और वो एवरी टाइम ही सेइंग डोंट टेल ए लाई, डोंट टेल ए लाई, डोंट टेल ए लाई। आई एम रिच, डोंट टेल ए लाई। रिच आदमी 21वें मंजिल में 21 फ्लोर के मकान में रहता है, नाम है अंतिलिया। तुम्हारे वाले का क्या नाम है? फिर क्या बोले यहाँ पर आप अपने सही मेंटर को पकड़ें। इसका सही प्रारूप होगा एवरी टाइम आई एम बिकमिंग रिच। अब यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम बोलते हैं वह फ्यूचर इंडेफिनिट को शो करता है, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट को कभी नहीं बोलना वन डे आई विल बिकम रिच, तो फिर वो फ्यूचर में चला जाएगा और वो भी इंडेफिनिट, अनिश्चित। तो आई एम बिकमिंग रिच। फॉर एग्जाम्पल, मैं कह सकता हूं टुमारो आई एम गोइंग टू मुंबई, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। सो आई एम बिकमिंग रिच, आई एम बिकमिंग हेल्दी, आई एम हीलिंग माई सेल्फ, आई एम बिकमिंग हैप्पियर, आई एम डिजाइनिंग माई फ्यूचर। ठीक है ना? आई एम गेनिंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और फिर इनको विजुअलाइज भी करें कि आपको मानो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और उनको इतनी इंटेंसिटी के साथ देखें कि आप अपनी बॉडी को और समय को भूल जाएं, स्पेस और टाइम से आगे निकल जाएं। सर शानदार, मतलब मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट बहुत बड़ा हो जाएगा अगर हम ये किताब के, मुझे लगता है कि बस हमने 2 पार्ट्स कुछ डिस्कस किए हैं, उसमें भी सिंपल हमने जब बस साइंस ऑफ गेटिंग रिच के ऊपर ही हमने बेसिकली बात की है, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। बेसिकली जो 5 प्रैक्टिस आपने बताई है, मुझे लगता है कि वहाँ से शुरुआत करना सबसे बेस्ट रहेगा, और ये किताब का निचोड़ ही मेरे ख्याल से वहाँ से शुरू होता है। जी, कम्युनिकेट करिए यूनिवर्स के साथ, और वो आपके थॉट को उन लोगों तक पहुंचा देगा जो लोग आपके इस खूबसूरत नोबल गोल को पूरा करने के लिए आपके लिए तैयार बैठे हैं। दे आर वेटिंग फॉर योर कमांड। आपका यूनिवर्स आपकी कमांड के लिए इंतजार कर रहा है। आज ही देना शुरू करें, याद रखिएगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, यू आर हर्टिंग योर सेल्फ, यू आर हर्टिंग मी, एंड यू आर हर्टिंग द यूनिवर्स। सो ये थे कुछ हिडन इनसाइट्स फ्रॉम दिस बुक, एंड मुझे लगता है कि जब इस किताब को आप अपने एंड पर पढ़ते हैं तो शायद ही आप इन चीज़ों के ऊपर से पर्दा उठा पाते हैं। और मुझे लगता है सर, ये चीज़ जो आप बता रहे हो, जो आपने ये 1 घंटे तक ये चीज़ें हमको एक्सप्लेन की है, मुझे लगता है कि ये एक नॉर्मल रीडर नहीं है, जो कि ऑब्वियसली है। आपने जो 700 किताबें पढ़ी हैं और उसको 50-50 बार एक किताब को पढ़ा है, तो मुझे लगता है कि उस को आप किताब को लाइन बाय लाइन, बीनीथ द लाइंस, अंडर द लाइंस, बिटवीन द लाइंस, हर तरीके से उसको पढ़ जाते हैं, और तब आपको ये निचोड़ मिलता है, तब आपको ये संजीवनी मिलती है, जब एक किताब को इतनी ज़्यादा बार पढ़ा जाता है, इतने थॉट्स को उसको फिर रिलेट किया जाता है। सर, एक सवाल मैं आपसे बहुत टाइम से पूछना चाह रहा था कि जब आप अलग अलग राइटर्स की किताब पूछते हैं, हालांकि ये आखिरी सवाल है मेरा इस पॉडकास्ट के लिए, लेकिन फिर भी एक छोटा सा आंसर आपसे चाहिए। एज अ रीडर मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जब आप अलग अलग राइटर्स की किताब पढ़ते हैं, कोई फॉरेन की किताब कोई आपने पढ़ ली राइटर की, या कोई इंडियन किताब आपने पढ़ ली, तो उसके बीच में आप रिलेशन ढूंढते हैं किताबों के बीच में? हाँ, नहीं ढूंढता हूँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, दुनिया आपको एक बुफे देगी। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका नजरिया है। जब मैं किताब को पढ़ता हूँ तो मैं एक नए पॉइंट ऑफ व्यू को लेता हूँ कि इस आदमी ने अपने नजरिए से ये चीज देखी है। ठीक है, पर जरूरी नहीं कि यूनिवर्सल हो। मैं कैसे देखूंगा? तो मैं किसी भी थॉट को, कभी भी जनरलाइज्ड ओपिनियन को नहीं लेता हूं। इसलिए मैं उन सेंटेंस को काट देता हूं जहां पर शुड वर्ड होता है। इसलिए चाहिए वर्ड मुझे बहुत ही खराब लगता है। ये चाहिए वर्ड ही में दुनिया रह रही है। तुम्हें सुबह उठना चाहिए, फिर तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, एक दिन तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। ये मोटिवेशनल स्पीच नहीं चलेंगी। चाहिए कॉन्शियस वर्ड है। ये बताइए करूं क्या? नहीं, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, नहीं हो रही ना। फिर मैं कहूंगा, अगर वो ये कहे कि आप अपने पेन्स को देख लो, अगर यहीं रह गए, प्लेजर को देख लो कि अगर वहाँ पहुँच गए, अगर मैं इसको करता हूँ तो मुझे एकदम से मजा आता है और मैं कहता हूँ किताब में ये चीज़ मैंने मिली है। हर किताब को मैं एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ता हूँ। मैं आज एक सीक्रेट बताता हूँ, उसका नाम है प्री सपोजिशन। ओके, इसने जो लिखा है मैं करके देख लेता हूँ। मैं आपको पानी, एक गिलास लिक्विड दे रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ ये पानी है, इससे प्यास बुझेगी। आपका काम है पी कर देख लेता हूँ।
अब यह आपका बिलीफ बन गया कि जब भी मुझे प्यास लगेगी ये पानी मेरे काम आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसको करके देख लिया। तो मैं कभी भी रैंडम ओपिनियन नहीं लेता हूं किसी की भी। नो गेन विदाउट पेन, इस वर्ड से मैं बहुत हेट करता हूं। यह किसी हारे हुए व्यक्ति का सेंटेंस है जो हमारे दिमाग में थोपा गया है। मेरे लिए हर एक जगह पे गेन ही गेन है। जब मैं मेहनत कर रहा हूं मैं गेन हूं। जब एक पहलवान, जब एक रेसलर, जब एक क्रिकेटर मेहनत कर रहा है वो पेन नहीं ले रहा। इस समय वो गेन को जी रहा है, उस समय वो अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहा है। देखने वाले उसे पेन कह रहे हैं। मैं 8 घंटे तक खड़ा रहता हूं अपनी वर्कशॉप्स में। मैं 6-6 घंटे पढ़ लेता हूं, जैसा मैंने कहा था। आज मैं कितनी देर पढ़ा हूं आपने खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। 7 बजे शुरू किया और मैं करीब करीब 10 घंटे के बाद उठा हूं। क्या वो पेन था? नहीं, वो मेरा जोन था, वो मेरा कंफर्ट जोन था। अगर मैं वो काम नहीं करके मैं टीवी देख रहा होता, वो मेरा बर्बादी जोन है। मैं हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहता हूं। ग्रोथ करने के लिए पहला वर्ड है ग्रो, कंफर्ट जोन। मेक योर वोकेशन योर वैकेशन। आप अपने काम को ही अपना हॉलीडे बना ले। आप क्या करें कि हॉलीडे मना रहे, वो हॉलीडे नहीं है, वो बर्बादी डे है। हॉलीडे वो है जब आप अपने वोकेशन को इतना एंजॉय कर रहे हैं कि आपको नहीं किसी एलटीसी ले जाने की, कहीं पर लीव ट्रेवल अलाउंस लेने की जरूरत ही नहीं है। यस, सिंपल सी बात ये है। अब मुझे छुट्टी चाहिए, अब मैं थक गया, ऐसा कुछ फील नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है आप उस काम से बिलोंग ही नहीं करते, रिलेट ही नहीं करते। मुझे लगता है यहाँ ये गैप है, ये गैप को हमको फिल करना पड़ेगा। और रही बात उसकी, जो भी वो आदमी लिखता है, जीवन में मुझे एक ही चीज सिखाई गई है, किताबें इसलिए पढ़ी जाती हैं आपके कितने पॉइंट ऑफ व्यू नए बन चुके हैं। जीवन में अगर आपके पास जीने की एक ही ऑप्शन है तो आप एक रोबोट हैं। जब आपके पास 2 ही ऑप्शन है किसी काम को करने के लिए तो आप डिलेमा में, असमंजस में, ये करूं कि ये करूं। और जब आपके पास बहुत सारी ऑप्शन होती है किसी भी काम को करने की, आप हमेशा कंट्रोल में होते हैं, नियंत्रण में होते हैं, जॉय में होते हैं। एक खत्म हो गया, बंद हो गया ना एक दरवाजा, कोई भी नहीं, अभी 6 दरवाजे खुले पड़े हैं, 6 और खोल दूंगा कल तक। तो याद रखिएगा, मैं लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूं कि ये इस सिचुएशन में क्या कह रहा है। और ये इसीलिए मैं हमेशा लोगों से कहता हूं खूब किताबें पढ़ें, अच्छे राइटर्स की पढ़ें, नए तरीके से उसे देखें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर फॉर दीज वंडरफुल इनसाइट्स। एंड मुझे लगता है ये किताब सच में दिस इज़ लाइफ चेंजिंग बुक। एंड सिर्फ ये किताब ही नहीं, मैं इस किताब को प्रमोट नहीं कर रहा, बट इस किताब के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको डेफिनेटली प्रमोट कर रहा हूँ। एंड आई विल रीड दिस बुक। हालांकि मैंने अभी तक ये किताब नहीं पढ़ी थी, बट सर का रिकमेंडेशन था वी शुड डू वन पॉडकास्ट on this book because we are starting this series right from 2025 की beginning से. So we should start from this book and it will provide some great insights to our listeners. So आप लोगों ने अगर पॉडकास्ट यहाँ तक देखा है और तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से सपोर्ट करिए एंड सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज आने वाले समय में आपके पास इसी तरीके के और भी बुक से रिलेटेड, माइंड, हर्ट, गट पे तो सर ने अभी तक शुरू भी नहीं किया है बोलना। सर के सामने एक वर्ड गट बोल दो तो सर 2 घंटा ले जाएंगे सिर्फ गट होता क्या है उसके लिए। मतलब सर एकदम फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, फुल ऑफ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने खुद फील किया है और खुद को हील किया है उस इन्फॉर्मेशन से। तो मुझे लगता है कि ये बहुत कुछ आप सभी के पास आने वाला है, तो इसके लिए बी रेडी। एंड जो चीज़ें आप लोगों को पॉडकास्ट से पहुंच रही हैं, अब तक कुछ वैल्यू आपको ऐड हो रहा है, तो सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक द कंटेंट एंड शेयर करो जिसको भी आपको लगता है कि ज़रूरत है इसको देखने की। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।